Hindu discussion. If you want a video of this PDF, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन ग्रुप है, वहाँ पे आपको इसकी PDF और हमारे नोट्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इससे, जो नोट्स लेके आते हैं, उसकी भी आपको PDF कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाना। डेली आपको द हिंदू की PDF, हाईलाइट द हिंदू, और जो हम पॉइंट जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हम इससे रिलेटेड क्या चीज़ एक साथ देखते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जैसे कोई क्वेश्चन आया रिलेटेड टू किसी भी चीज़ से, तो आंसर राइटिंग कैसे फॉर्म करनी है। तो इन सब की आपको और भी पॉइंट जो है प्री से रिलेटेड PIB के पॉइंट्स हो गए, आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी का आज दिन है, और तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे। जो पहली न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है, महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। तो ऐसे आप केसेस जैसे इंक्रीज़ होंगे तो लॉकडाउन भी एक वही एक हमारे पास ऑप्शन बचता है कि वही लगाना। पर उससे क्या होता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं वो हार्म होती हैं, वो चीज़ है। पर ज़िंदगी रहेगी तभी तो कुछ करोगे। तो वही एक सॉल्यूशन है कि लॉकडाउन ही लगाना ज़रूरी है। फिर सेंट्रल ने फास्ट टैग अप्रूवल दिया है कि फॉर ए मोर वैक्सीन कैंडिडेट, जो और वैक्सीन्स हैं और कंट्री की जो वैक्सीन्स हैं उसको मतलब कि आगे लाया जाएगा। जैसे फाइज़र की है, फिर मॉडर्ना की है, फिर जॉनसन एंड जॉनसन की है। इन वैक्सीन की इफिकेसी ज़्यादा है कि देखो फाइज़र की वैक्सीन है 2 डोज लगेंगी 3 वीक के अंदर अंदर, जो मॉडर्न 94 इफिकेसी है 2 डोसेज, और जो जॉनसन जॉनसन की है वो एक डोज में ही काम कर जाएगी, उसकी एक ही डोज चाहिए। तो इन वैक्सीन को थिंक किया जा रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक सॉल्यूशन है। कि वैक्सीनेशन हो गया कि वैक्सीनेशन जितना बढ़ाएंगे तो उतने ही हम क्या कर सकते हैं, जितने केसेस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका अप्रूवल की बात चल रही है कि अब इन फ्यूचर इनको अप्रूवल दिया जा सकता है इमरजेंसी केसेस पे। अप्रूवल कौन देता है? DCGI, डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये देते हैं ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। CDS जो करके आपका, तो उसके जो उसके चीफ होते हैं, उसके डायरेक्टर होते हैं, उसके लिए कंट्रोल होता है। इसको मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया भी था DCGI के बारे में, तो आज रिपीट नहीं करेंगे। इन फर्दर इन न्यूज़ में आएगा, 3-4 दिन बाद रिवाइज करेंगे। डेली एक चीज़ रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं बनता है। 3 दिन में या 4 दिन में एक बार रिवाइज करने से ही वो याद होती है। डेली आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। तो DCGI हमने एक दिन पढ़ा था, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो में जाना, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ आज कौन कौन सी बॉडी पढ़ाई है, क्या क्या मैंने पढ़ाया है, तो आपको पता लग जाएगा DCGI मैंने किस में पढ़ाया था। तो ये चीज़ है, ये 3 वैक्सीन है, फाइज़र की, मॉडर्ना की, जॉनसन की, और इंडिया में कोविशील्ड चल रही है एस्ट्राजेनेका की, और उसके बाद आपकी कोवैक्सीन चल रही है आपकी भारत बायोटेक की, जो सीरम के साथ मिलकर बना रहे हैं कोविशील्ड जो है। तो ये 2 वैक्सीन वर्क कर रही हैं, और 3 वैक्सीन को और देखा जा रहा है, चौथी 3 को और देखा रहा है, 5, और छठी वैक्सीन जो आपकी स्पुतनिक 5 जो रशिया की है, उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कि वैक्सीनेशन हमें बढ़ाना है, क्योंकि 100 करोड़ पॉपुलेशन है, 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। आप खुद लगाइए, अभी 10 करोड़ लोगों के आसपास को वैक्सीन मिली है, कितने लोग बचे हैं? 2 महीने से 16 जनवरी से प्रोग्राम चल रहा है, अब तक 3 महीने के आसपास हो चुके हैं, और अभी 10 करोड़ लोगों को मिली है। तो आने आने टाइम पे अभी कितने करोड़ों को, 120 करोड़ लोगों को दी जाएगी, तो ऐसे 3 महीने कई साल लग सकते हैं। तो हमें वैक्सीनेशन को और बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। पहले न्यूज़ पे यही थी सारी चीज़ें। फिर आपको नाम याद रखना है अभी, मतलब कि फ़िश का मतलब कि 3 फिशरमैन की डेथ हुई है, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन हुआ, एक शिप किसी में टक्कर हो गई है, ठीक है ना। किससे टक्कर हुई है? उसका नाम है APL आपका ली हार्वे, ये आपका हवरी। आपको बस थोड़ा नाम याद रखना है कि पढ़ने के लिए आ जाए न्यूज़ में, रिसेंटली दिस इज न्यूज़ व्हाट वाज दैट। तो एक तरह से कंटेनर शिप का नाम है, सिंगापुर रीजन का ये शिप है, जिससे टक्कर होकर 3 फिशरमैन की डेथ हुई है। बस आपको इतना याद रखना है। दूसरी जो न्यूज़ आती है व्हाट्सएप की, जो मतलब कि CCI डिफेंडेंट, मतलब व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको चेक करने के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ी जांच वांच करेगा। ऐसा किसने बोला? ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है कि आप थोड़ा चेक करोगे कैसी उसकी पॉलिसी है। दूसरी न्यूज़ आती है, कल क्या था? कल आपका मतलब कि शाका, जो हमारा या मतलब कि जो कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कल जो 14, 13, 14, 15, 3 दिन कंटिन्यूस एक हिंदू हैप्पी न्यू ईयर, मतलब कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये आपका आपका उक्रू, मतलब कि ये आपकी रंगोली बिहू, ये आसाम में इस नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। मैंने कल एक लड़के ने कल ग्रुप में आपको शेयर भी किया था पूरे इंडिया के मैप के साथ, कहाँ पे किस नाम से सेलिब्रेशन है। पंजाब में बैसाखी के नाम से करते हैं, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट नाम से सेलिब्रेशन किया जाता है। 3-4 दिन कंटिन्यू चलता है
ये सेलिब्रेशन। फिर केरला मिनिस्टर क्वाइट आफ्टर अ लोकपाल आयुक्त रेप, मतलब जो केरला के मिनिस्टर ने उन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि लोग उनके ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस थे, तो लोकायुक्त में उनका मामला गया, तो उसके बाद उन्हें अपना रिजिग्नेशन देना पड़ा। तो हम क्या पढ़ेंगे, लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल लेवल में होता है, और लोकायुक्त होता है वो स्टेट में किया जाता है नॉमिनेट। तो हम लोकायुक्त लोकपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जाते हैं अपने पॉइंट पे। जो पहली न्यूज़ आती है रिलेटेड टू लोकपाल। लोकपाल है क्या? लोकपाल एक कुछ नहीं है, सॉरी, लोकपाल, जब आपने 2013 में अन्ना का आंदोलन देखा होगा तो उसकी डिमांड थी कि आप लोकपाल का एक्ट लेके आओ या लोकायुक्त एक्ट लेके आओ। तो गवर्नमेंट को देखते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। प्रोवाइड द स्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल, लोकपाल को बनाओ इन यूनियन लेवल पे, लोकायुक्त को अपॉइंट करो स्टेट लेवल पे। एक तरह से सेक्रेटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट से बनाया गया, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो कुछ नहीं, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी का होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है, ऐसा इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। ये बस एक सेक्रेटरी बॉडी है जो एक्ट से बनाई गई है, मतलब ये पार्लियामेंट के एक्ट से बॉडी बनाई जाती हैं, उनको सेक्रेटरी बॉडी कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली से हिसाब से बनाई गई बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है, ये एक तरह से ओम्बुड्समैन है, मतलब कि कोई शिकायत होगी किसी के खिलाफ, कोई सरकारी ऑफिसर हो, बताओ किस कौन कौन से ऑफिसर इसके अंदर आते हैं, उनकी कोई शिकायत होगी तो यही ओम्बुड्समैन इंक्वायरी करते हैं और परमिशन देते हैं। और एजेंसी जो है सीबीआई को बोल देंगे आप इंक्वायरी करो, हमें ला के रिपोर्ट दो क्या क्या चीज़ है। नीड क्यों थी? नीड इसलिए थी कि माला जो आपका माल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन चल रहा था, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ देखने के लिए, रूट कॉज ऑफ करप्शन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इन सब चीज़ को देखने के लिए अगर कोई पाया गया करप्शन में तो उसके अंदर चार्जेस किया जाएगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ प्रॉब्लम। फिर सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता था, सीबीआई को बार बार बोलता था केज पैरट है, इस मास्टर वॉइस पे, जब केज पिंजरे में कैद कैरट होता है ना, मतलब कि पैरट, सॉरी कैरट बोल रहा हूँ, पैरट तोता होता है, वो मास्टर की वॉइस बोलता है, तो वो ऐसे सीबीआई को बार बार सुप्रीम कोर्ट बोलता था। तो सब चीज़ों को चेक करने के लिए ही ये लोकपाल लेके आए थे। यही प्रॉब्लम को जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, जो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको देखने के लिए। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल हैज़ बीन लैंडमार्क मूव इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी। सही बात है। इस ऑफर्ड द सॉल्यूशन, इवन पीएम तक इसके अंदर आ जाएंगे, अगर पीएम ने कोई करप्शन किया वो भी इसके अंदर आएंगे, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको चेक किया जाएगा। तो बैकग्राउंड क्या है, ये 1809 में आपको इनोग्रेट किया गया था ऑफिशियल इन स्वीडन में, पहली बार किया गया था। तो 20 सेंचुरी आते आते, 20 सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर 2000 तक 20 सेंचुरी बोला जाता है, अब 21 सेंचुरी चल रही है। तो इनको इंस्टीट्यूट डेवलप किए गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बहुत कंट्री में, न्यूजीलैंड में किया गया, नॉर्वे में किया गया। देखो न्यूजीलैंड, नॉर्वे और ये स्वीडन, ये बहुत इनकी जो हर जो रेशियो और मतलब चीज़ें आती हैं ना, ये सब बढ़िया तरीके से करती हैं इम्प्लीमेंट। पॉपुलेशन भी कम है और थोड़े पढ़े लिखे भी, लिटरेसी 100% है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ओम्बुड्समैन का ग्रेट ब्रिटेन में अडॉप्ट किया इंस्टीट्यूशन, ये भी ग्रेट ब्रिटेन ने भी किया। तो ये कंट्री की हिस्ट्री दिखाई है, कौन कौन कंट्री कर चुकी है। मॉरिशस कर चुकी है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया एज वेल एज। इंडिया ने 2013 में अडॉप्ट कर लिया। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ombudsman की बात होती वॉज द फर्स्ट प्रपोज बाय द लॉ मिनिस्टर थे आपके अशोक कुमार सेन, जो 1960 में। तो उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ombudsman लाना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर पहली बार बात की थी 1960 में। तो देखते फिर आपके एलन सिंघवी थे, जो टर्म लोकपाल उन्होंने कॉइन किया था कि लोकपाल लोकायुक्त हम डेवलप करना चाहिए। 1996 में फर्स्ट आपका जो ARC रिपोर्ट आई थी उसमें भी रिकमेंडेड किया गया था इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। 1968 में भी किया गया, 2011 में 8 अटैम्प्ट किया गया कि लोकपाल बिल पास हो जाए, पर हो नहीं पाया। 2002 में मतलब कि कमीशन रिव्यू द वर्किंग, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हेड, वो जो एक कमीशन बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल की चेकिंग करने के लिए कि क्या इसमें रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी रिकमेंडेड किया गया था अपॉइंटेड लोकपाल। 2005 में भी सेकेंड ARC में भी, 2011 में भी रिकमेंडेड किया गया था प्रणब मुखर्जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो चेयर किया था। तो देखते 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 ये अन्ना हजारे आ गया, इन्होंने आंदोलन चला दिया, दिल्ली के अंदर बैठे थे। ठीक है, देखते देखते 2013 में पार्लियामेंट बोथ द हाउस पास द बिल, 2013 में स्ट्रक्चर लेता है और रिसीव द एसेंट, मतलब 2000 तो अब कोई बिल बनता है पार्लियामेंट से, दोनों हाउस पहले उसे पास करेंगे, फिर वो एसेंट के लिए जाता है प्राइम मिनिस्टर के, सॉरी प्रेसिडेंट के पास, वो साइन करते हैं उस पर कि फिर वो एक्ट बन जाता है, बिल से वो एक्ट हो जाता है। तो 16 जनवरी को ये फोर्स हो गया 2014 से, और 1 जनवरी को 2014 को ये प्रेसिडेंट ने रिसीव इस पे एसेंट मतलब साइन कर दिया, तो ये एक्ट बन गया बिल से। देखो यहाँ तक बिल था, पास हो गया, अब जैसे साइन हो गया तो ये एक्ट बन गया। अब 2000 में क्या चीज़ है इसमें, बिल पास बाय द पार्लियामेंट जुलाई 2016। ठीक है ना, बिल इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट क्या किए गए कि 2016 में अमेंडमेंट लेके आए इसमें जो थे कि जो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसको
अपॉइंट करने के लिए कमेटी होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। उस मेंबर्स में लीडर ऑफ पोजीशन ही मिल पा रहा था। लीडर ऑफ पोजीशन डेफिनेशन होती है कि 10% जिस पार्टी के एमपीज होंगे पार्लियामेंट में उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन है ऐसे इस बेस पे। तो उसे लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं मिल पा रहा था, तो फिर क्या हुआ, 2016 में अमेंडमेंट लेके आते हैं, बोलते हैं जो भी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी लोकसभा उसका मेंबर सिलेक्टिंग कमेटी में बैठ जाएगा, उसे ही बोल देंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये अमेंडमेंट किया गया और आप पढ़ लेना, बिल बी रिप्लेस द टाइम लिमिट 30 days, नाउ द पब्लिक सर्वेंट विल मेक ए डिक्लेरेशन ऑफ देयर एसेट लाइबिलिटी, ये सब चीज़ बताएंगे क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल, ये मेन चीज़ आ जाती है यहाँ से, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोकपाल से मल्टी मेंबर बॉडी होती है, कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन होता है इसमें और 8 मेंबर होते हैं। तो आपको याद रखना है चेयरमैन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर, यानी कि 1+8 हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, 2 भी रख लो, 3 भी रख लो, 4 भी रख लो। चेयरमैन पे कौन कौन बैठ सकता है भाई, रिटायर्ड जज भी बैठ सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठ सकता है, कोई फॉर्मल जज हो सुप्रीम कोर्ट का वो भी बैठा सकते हैं, कोई इमिनेंट पर्सन हो। इमिनेंट कौन होता है, जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है। कैसी स्पेशल नॉलेज हो, कोई एक्सपर्टीज हो, 25 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो, एंटी करप्शन पॉलिसीज़ का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, विजिलेंस का, फाइनेंस का इंक्लूडिंग, ये सारे उसके पास मतलब 25 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी पास इमिनेंट पर्सन हो कोई, उसको भी हम लोकपाल का चेयरमैन बना सकते हैं। अब मैक्सिमम जो 8 मेंबर हमने रखे हैं वो कहाँ से लाएंगे, उसमें से जो मैक्सिमम जो 8 मेंबर रखेंगे मैक्सिमम, उसमें से 4 तो जो आपने होने चाहिए वो होने चाहिए यहाँ पे जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। 50% जुडिशियल मेंबर, जितने मेंबर आपने पॉइंट किए 4 किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम 8 कर सकते हैं या भी 4 किए हैं, तो 4 में से मतलब ऐसे बोल रहा हूँ जितने भी करोगे उसमें 50% आपके जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। और जो बाकी बचे हुए उसमें से जुडिशियल मेंबर में पूरी बॉडी में से 8 मेंबरों से एक मतलब कि एसटी कम्युनिटी से आना चाहिए, एक एससी कम्युनिटी से आना चाहिए, एक ओबीसी से, एक माइनॉरिटी से आना चाहिए और एक वुमेन। तो चाहे जो आप करोगे अपॉइंटेड 50 जुडिशियल मेंबर उसमें से एक वुमेन भी कर सकते हो। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं मेंबर रखने समय। जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल आइदर फॉर फॉर्मल जज और सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चीफ जस्टिस ऑफ किसी हाई कोर्ट का हो, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। पर चेयरमैन में कौन होना चाहिए आपको याद रखना, फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का ही फॉर्मल जज हो, और हाई कोर्ट का नहीं। पर जो मेंबर है उसमें हाई कोर्ट का जज भी रख सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी रख सकते हैं, जो फॉर्मल है मतलब उतर गए हैं, छोड़ दिया, टाइम टर्म पूरा हो गया, ठीक है ना। फिर ये सारी चीज़ें। फिर नॉन जुडिशियल मेंबर शुड भी इमिनेंट पर्सन होना चाहिए, 25 साल का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया। द टर्म कंडीशन क्या है इसकी, मतलब कि टर्म ऑफिस क्या कि 5 ईयर तक रहेगा और एज ऑफ 70 तक ये रह सकते हैं। मेंबर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्टिंग कमेटी। अब सेलेक्टिंग कमेटी क्या है, वो आदमी चुनेगी, फिर प्रेसिडेंट उसमें मोहर लगाएंगे, वो अपॉइंट करेंगे। तो सेलेक्टिंग कमेटी में कौन, प्राइम मिनिस्टर होंगे, अच्छी ठीक है, अच्छी बात है। हु इज़ द चेयरमैन रहेंगे उस कमेटी के, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि ओम बिरला जी हैं वो रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो इसकी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई पर्सन मतलब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो फिर 2016 अमेंडमेंट लेके आए, जो भी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल निभा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और जज रहेंगे नॉमिनेटेड बाय हिम, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे या कोई वो जज को अपॉइंटेड कर दे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं एक जज अपॉइंट कर देता हूँ, मेरे बेस पे ये देखेगा। और एक एमिनेंट जूरिस्ट रहेगा, एमिनेंट जूरिस्ट रहेगा, ठीक है ना। ये सारे इसके अंदर मेंबर रहेंगे, तो आपको ये मेंबर भी याद रखते हैं। चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ पोजीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या वो किसी को अपॉइंट करे अपने बेस पे, या एक एमिनेंट जूरिस्ट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 मेंबर इसमें रहेंगे। फॉर सेलेक्टिंग ए चेयरमैन एंड ए मेंबर सेलेक्टिंग कमेटी कंसिडर रिसर्च पैनल होगा उनके पास 8 पर्सन का, एक रिसर्च पैनल होगा, वो 10-12 नाम लेके आएगा, कि जितने भी नाम लेके आएगा 10-12, उसमें फिर सेलेक्टिंग कमेटी नाम चूज करेगी, फिर प्रेसिडेंट को सेंड कर देगी, तो फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे जिन जिसको नाम आए हैं। लोकपाल सर्च कमेटी क्या होती है कि ये भी इसके अंदर 2000 एक्ट से लेके आए थे। डीओपीटी सपोज टू पुट इट टुगेदर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इंटरेस्टिंग चेयरमैन और मेंबर ऑफ लोकसभा, डीओपीटी को दिया गया है, ठीक है ना। दिस लिस्ट गोज टू द मतलब कि प्रपोज द 8 मेंबर सर्च कमेटी, जो मेंबर सर्च कमेटी है ये सब मैंने आपको बता ही दिया गया। इन सितंबर 2018 गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब कि रिसर्च कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर जज ऑफ मतलब कि आपका रंजन प्रकाश देसाई, तो ठीक है, ये हेडेड बाय द फॉर्मल जज, ये सब चीज़ इसमें देखी गई थी। 2013 में आपका प्रोवाइड है मतलब कि ऑल स्टेट सेटअप द ऑफिस, मतलब सबको बोला गया सब स्टेट को लोकायुक्त का सेट करना है, सब स्टेट में लोकायुक्त होगा, सेंटर में राज्यपाल होगा। इन सबको देखते देखते जुडिक्शन पावर क्या होंगी। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि हमारे लोकपाल हैं उनका नाम बताना है कौन है, उनका लोकपाल जो है हमारे लोकपाल है उनका नाम बताना है आपको कौन है।
लोकायुक्त नहीं मत याद रखना, मतलब अपनी स्टेट का याद रखना कि आपकी स्टेट में पहली बार लोकायुक्त अपॉइंट किया गया है, नहीं किया गया है तो कौन है, अपनी स्टेट का आपको याद रखना है। फिर लोकपाल के जुडिक्शन क्या होंगे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर कोई भी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कोई, ग्रुप ए बी सी डी क्लास ऑफिसर हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो लोकपाल सेंट्रल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ए बी सी डी क्लास ऑफिसर होंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी इसके अंदर रखा है, पर सर्टेन कंडीशंस है। जुरिडिक्शन इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट द एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेशनल एलिगेशन लगाई जाएंगी इंटरनेशनल रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन में कोई करप्शन किया है ना, उसको नहीं रखा जाएगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, पब्लिक ऑर्डर से, ऑटोमिक एनर्जी हो एंड स्पेस, इन सारी जो करप्शन इस सारी चीज़ों में आएगा तो उनको बाहर रखा गया, उनके ऊपर एलिगेशन चार्ज नहीं जाएगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ठीक है, लोकपाल डज नॉट हैव द जुडिक्शन ओवर द मिनिस्टर एंड द एमपी इन द मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट, अगर वो कुछ बोलते हैं या किसी पार्टी को वोट करते हैं तो वो लोकपाल के अंडर में नहीं आएगा, कोई भी एमपी हो पार्लियामेंट का। ऐसे ही आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा अगर कोई इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई करप्शन बता रहे हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से, एटॉमिक एनर्जी से, स्पेस से, तो इन पे कोई करप्शन, इस सारे डिपार्टमेंट में करप्शन आया तो उनको नहीं किया जाएगा। इन द जुरिडिक्शन ऑल्सो इंक्लूड एनी पर्सन हु इज हैज़ बीन चार्ज, डायरेक्टर, कोई मैनेजर हो, कोई सेक्रेटरी ऑफ एनी बॉडी, जैसे ONGC होते हैं, इनके डायरेक्टर्स होते हैं, वो पैसे ले रहा हो तो उनको भी मतलब जुरिडिक्शन को इंक्लूड किया गया। लोकपाल एक्ट मैंडेट ऑल द पब्लिक ऑफिसर्स शुड फर्निश द एसेट लाइबिलिटी देम एज वेल एज द रेस्पेक्टेड आपके डिपेंडेंट, कोई भी मतलब कि पब्लिक ऑफिस से कोई भी रिलेटेड आदमी हो, जो पब्लिक ऑफिस होते हैं उसमें कोई करप्शन चार्जेस है, कोई लाइबिलिटी मुनाफा उठा रहा है, उसको भी अंदर रखा जाएगा। इट पावर इज द सुप्रीडेंट ओवर, मतलब सुप्रीडेंसी ओवर होगी एंड गिव द डायरेक्शन टू CBI। देखो लोकपाल की मेंबर है, ये तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, ये CBI से बोलेंगे आप इन्वेस्टिगेशन करके लाओ इन सब चीज़ों में। इफ लोकपाल है रेफर टू द केस टू CBI, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ सच केसेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। जैसे CBI को इन्होंने केस दे दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, इस मिनिस्टर के अगेंस्ट ये चार्ज है, तो अगर जो भी डायरेक्टर होगा CBI जो उस टाइम पे करप्शन चार्ज की इंक्वायरी कर रहा होगा, उसको आप ट्रांसफ़र या कुछ नहीं कर सकते या उसे निकाल नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ लोकपाल, अप्रूवल के बिना उसे नहीं निकाल सकते, वो इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। इसमें एक इंक्वायरी विंग है ऑफ द लोकपाल हैज़ बीन वेस्टेड टू द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, एक इंक्वायरी विंग भी बनाया गया है। पावर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, मतलब आपके एसेट मतलब जब्त भी कर सकते हैं, आपके जो आपकी प्रॉपर्टी, एसेट, प्रोसीड कुछ भी जब्त कर सकते हैं बाय द मीन ऑफ करप्शन से, कि जब तक आपके चार्ज हैं आपकी प्रॉपर्टी सारी सीज की जा रही है। लोकपाल हैज़ द पावर टू रिकमेंड द ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट और कनेक्टिंग एलिगेशन ऑफ करप्शन। अगर मेरे ऊपर चार्ज आया, अगर मैं किसी पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरे ऊपर कोई चार्ज है, तो लोकपाल ऑर्डर दे सकता है कि इन्हें ट्रांसफर कर दो, हटा दो यहाँ से। लोकपाल है पावर टू गिव ए डायरेक्शन टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब कि इन सब चीज़ों की पावर उसके पास है, डायरेक्शन दे सकता है, गिव डायरेक्शन टू प्रिवेंट द, मतलब कि डिस्ट्रक्शन और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ ना हो, इन सब चीज़ों कुछ लिमिटेशन भी है इसके पास। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंस्टीट्यूशन और लोकपाल हैड टाइडली टू ब्रिंग द मच नीड चेंज द बैटल ऑफ, मतलब करप्शन है, एक बहुत अच्छी चीज़ लाई गई, देर इज़ ए लूप होल, मतलब कि ये सब चीज़ें हैं। 5 ईयर हैज़ पास इन द लोकपाल लोकायुक्त 2013 पास बाय पार्लियामेंट बट नॉट ए सिंगल लोकपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड टिल द डेट ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अभी तक किसी ने अपॉइंट नहीं किया, रिसेंटली अपॉइंट हो गया, थोड़ी पुरानी, ये कहीं से मैं कट कॉपी पेस्ट करके लाया तो कहीं से पुरानी चीज़ें हैं, अभी अपॉइंट हो गया, आप चेक करके नाम बताना। लोकपाल एक्ट कॉल्ड अपॉन द स्टेट में क्या बोलते हैं, लोकायुक्त बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत सारी स्टेटों ने अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया है, ओनली 16 स्टेट ने लोकायुक्त अपॉइंट किया है, तो मैंने बताया ना आपको। एंड लोकपाल इज नॉट ए फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कैसे नहीं, कोई अपॉइंटमेंट कमेटी में तो सारे उसके पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, लीडर ऑफ पोजिशन भी होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये सब तो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब उसमें भी क्या होता है, जो पूरे मेंबर होते हैं वो जिसको मैक्सिमम वोट मिल जाएंगे उसको चूज़ करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल कैन बी मैनिपुलेटेड, किया जा सकता है, ठीक है ना, तो एक मैनिपुलेट किया जा सकता है। 2013 में एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड द कंसर्न ऑफ इम्यूनिटी टू द, मतलब कि जो आपके विसल ब्लोअर्स होते हैं ना, जो उजागर करते हैं, जो अपने फ्रीलांसर्स होते हैं, मतलब उजागर करते हैं कोई केस करप्शन होते हैं, विसल ब्लोअर होते हैं, ये बोलते हैं करप्शन हुआ, इस डिपार्टमेंट हुआ, पूरी फाइल निकाल के ले आते हैं। इनको तो मतलब कोई इम्यूनिटी, मतलब इनको मतलब कि कुछ सिक्योर्डनेस इसमें नहीं दी गई है, जो ऐसे केस उजागर करते हैं। और एक्सक्लूसिव जुडिशरी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ लोकपाल, जो एक्सक्लूसिव जुडिशरी से दूर रखा गया, मतलब एम्बिट टू द लोकपाल, नॉट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लेना। लेफ्ट कम्प्लीटली, मतलब कि ऑन द स्टेट लोकायुक्त अपॉइंटमेंट जो पूरा स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है,
करना। फिर इन सम एक्सटेंड द नीड ऑफ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई। अब थोड़ा सा ही सीबीआई को अपना केस देता है देखने की, तो इंडिपेंडेंस सीबीआई के लिए भी ज़रूरत है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। अब इसने केस सीबीआई को दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कैरेट ऑफ पेरिस बोला है उसके लिए, और अपने बॉस की बात पे काम करता है वो, जो उसके बॉस है। तो वो भी एक चीज़ है कि इंडिपेंडेंट पे बात उठती है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करेगा तो किस बात का लोकपाल बात मानेगा। अब सजेशन क्या है, सजेशन वही है कि मतलब कि और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, एम्बुड्समैन को स्ट्रेंथिंग मजबूत बनाना चाहिए, ग्रेट ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए सिटीजन ग्रुप के बीच में, अपॉइंटमेंट और लोकपाल रिस्पेक्ट इट सेल नॉट इनफ, द गवर्नमेंट शुड एड्रेस द इशू बेस्ड, मतलब कि सब चीज़ जो डिमांड लोकपाल करता है उन सब को सॉल्व करना चाहिए। ये अच्छी अच्छी बातें आप वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो। लोकपाल एंड लोकायुक्त अपॉइंटमेंट मस्ट बी डन ट्रांसपेरेंसी बेसिस पे होना चाहिए। देयर इज अ नीड ऑफ द आपका मल्टीप्लिसिटी इन द डिसेंट्रलाइजेशन इंस्टीट्यूशन वर अपॉइंटेड। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो ये आपका टॉपिक था, ये किस में आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है जीएस पेपर नंबर 2 में, आपको पूछा जा सकता है। जीएस पेपर नंबर 2 में ये सारी चीज़ें आपको कवर कर सकते हैं। तो हम आते हैं बैक आवर हिंदू न्यूज़पेपर पे, हम दोबारा से आते हैं अपने हिंदू पे दोबारा वापस आते हैं, सॉरी। तो ये था लोकपाल के बारे में, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। कुछ सर्चिंग सेलेक्टिंग कमेटी अपॉइंट कौन करता है, तो ये सब चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ आपको याद रखनी है। फिर जिसके पास पॉलिटी की बुक हो एक बार जाके आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लेना, चैप्टर उसमें से आता है। फिर आता है स्काईमेट फॉरकास्ट द हेल्दी मानसून। ठीक है, स्काईमेट थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्क किया है तो मैंने न्यूज़ की, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। स्काईमेट एक प्राइवेट वेदरिंग फॉरकास्ट कंपनी है, ठीक है ना, जो आपको फॉरकास्टिंग करती है। जैसे गवर्नमेंट की तो आईएमडी वेएमडी होती हैं, ये भी अपना स्काईमेट भी एक तरह से वेदरिंग फॉरकास्टिंग करती है। तो इसने बोला है कि इंडिया का जो हेल्दी मानसून रहेगा, जो मानसून सीजन आने वाला है जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो एक हेल्दी रहेगा। क्योंकि इसमें कंडीशन बताई गई है कि मतलब कि अल्नीनो नहीं है। अल्नीनो क्या होता है, जो आपका पेरू वाला एरिया है ना, आपका ईस्ट आपका पैसिफिक है, वो गर्म हो जाता है, और इधर आपका डार्विन पॉइंट ऑस्ट्रेलिया वाला पॉइंट है, तो गर्म हो जाता है, तो इधर की हवा इधर जाने लगती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इधर से हवा इधर आती है, अब इधर आएगी तो इधर से इधर आएगी इंडिया के साइड, इधर और हाई टेम्परेचर होता है तो इधर लो होता है, और तो इधर से इधर आएगी। जब इधर से इधर चली जाएगी तो इंडिया की तरफ वो आएगी नहीं, तो इंडिया की तरफ आएगी नहीं तो इधर मानसून लैक हो जाएगा। तो यही है कि प्रॉब्लम आ जाएगी, ड्रॉट आ जाएंगे। तो ये है कि इन्हें कंडीशन बोलिए नॉर्मल कंडीशंस है। तो यही होता है, देखो एल नीनो कहते हैं हीटिंग द इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओवर द हाफ ऑफ द डिग्री एंड लोअर दिस ईयर। ये कम रहेगा, मतलब कि थोड़ा डिग्री कम रहेगा, इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो उसका फ़ायदा है। लानीना जो होता है, मतलब कि ये एक प्लस पॉइंट होता है। अगर लानीना है तो मतलब एक फेवरेट कंडीशन में रहेगा। तो आपको याद रखना, अलीनो तो होगा तो इंडिया में मानसून को प्रॉब्लम हो सकती है, लानीना होगा तो इंडिया में थोड़ा अच्छा मानसून रहेगा। तो ये है कि 10% ऑफ मोर रेनफॉल देन द नॉर्मल, अभी किया गया था अच्छी रेन होगी। फिर 2019 में स्काई मैट ने बोला था कि बिलो द नॉर्मल रेनफॉल, अच्छा मानसून नहीं रहेगा। फिर आईएमडी ने बोला था कि नियर नॉर्मल रहेगा। पर हुआ क्या, इंडिया पोस्टेड रिकॉर्डेड 10% एक्सेस रेनफॉल हो गया। देखो, रेनफॉल तो इंडिया में बढ़िया हो जाता है, पर फिर भी आप सुनते हो कि मतलब पानी की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हार्वेस्टिंग जो पॉइंट होते हैं, कि वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं, फिर रेन हार्वेस्टिंग पॉइंट जो होता है, मतलब सारा पानी आता है वो ऐसे ही बह जाता है नदी नालों में और फिर समुद्र में चला जाता है। हमारे पास उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, हार्वेस्टिंग की क्वालिटी नहीं है कि हमें वो वेल्स बनाने चाहिए गाँव में, उनको ढक के ऊपर से बनाना चाहिए, उसमें साइड में से सुराख देने चाहिए, पानी अंदर चला जाए, और मतलब कि सीमेंटेड बनाने चाहिए, पानी कई दिन तक यूज़ कर सकें हम उसको। और फिर मतलब कि वो आपका वो घर मकान बनता है तो उसके ऊपर आप रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और डायरेक्ट पाइप के थ्रू आप पानी कोई नल या नल का उसके अंदर भेज सकते हैं। तो ये ऐसी सी फैसिलिटी नहीं है इंडिया में। तो इसकी वजह से हम जो पानी वाटर का हमें मिल पाता है, मतलब कि जो रेन से हमें पानी मिल पाता है, उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये फिर ने बताया कि लानिनो क्या होता है, कि इंडियन डाइपोल, मतलब कि ओशन डाइपोल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ओशन। मैंने बताया ना आपको, इधर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ईस्टर्न साइड में पैसिफिक में, और इधर मतलब वेस्टर्न पैसिफिक में थोड़ा मतलब कि कम होता है, तो इधर से इधर जाने लगता है। टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से तो लो से हाई पे जाएंगे, ठीक है ना। जो आपके इधर टेम्परेचर हाई है तो मतलब कि इधर फेवरेट कंडीशन है मूव करने की, इधर जाएंगे। तो फिर इंडिया में मानसून कम आएगा। अगर लानीना है तो इधर की साइड आएगा, मतलब कि इधर हाई टेम्परेचर है, इससे हाई फिर इंडियन साइड होता है। तो मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर जहाँ हाई होगा वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो मोर अट्रैक्टिव होंगे, तो हाई से लो की साइड जाएंगे। अब इधर ज़्यादा हो जाएगा पैसिफिक के ईस्ट साइड में हाई टेम्परेचर, तो इधर क्या हो जाएगा लो प्रेशर, तो इधर की सारी हवा इधर जाने लगेगी। ये सारा आपका क्या है, ला नीनो और
नींद आए। तो ये सारी न्यूज़ हो गई। फिर 2 फायर फाइटर रोबोट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द DFC, जो दिल्ली आपका फायर स्टेशन है, वहाँ पे एक सर्विसेज है, वहाँ पे 2 फायर रोबोट दिए गए हैं। मैंने आपको क्या बताया कि देखो फायर की डेली 3-4 न्यूज़ होती है फायर से रिलेटेड, ठीक है ना। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फायर सेफ्टी से रिलेटेड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो पेपर नंबर 3 में, GS नंबर 3 में, इन्वायरमेंट केसेस में भी आप पूछे जा सकता है, ठीक है ना। तो पूछा गया है, तो आपको एक प्रॉपर आंसर तैयार करना है। बॉडी क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, क्या कंक्लूजन, क्या वे फॉरवर्ड। तो एक आपको 250 नंबर का प्रॉपर आंसर तैयार करके रखना है। उसको आप दिन में निकलते बढ़ते या फिर 10 दिन में एक बार देख लिया तो आपका एक प्रॉपर आंसर तैयार हो जाएगा। मैंने 2-3 बार मैंने कराया भी है कैसे आपको प्रॉपर तैयार करना है, फिर किसी दिन फिर रिपीट कर लेंगे उसे। ये न्यूज़ थी सारी इससे रिलेटेड। जिस दिन कम न्यूज़ आती है ना, उस दिन मैं रिपीट, मतलब कि कोई ऐसी जो पेपर राइटिंग होती है फायर से रिलेटेड, वो मैं ऐड कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली। जिस दिन ज़्यादा न्यूज़ होती है उस दिन मतलब फिर लंबी क्लास हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अम्बेडकर की आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो आपको याद रखना है इज़ अ फादर। आपको बताना है क्या है, फादर ऑफ क्या है, कमेंट में आपको बताना है। तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो पहली न्यूज़ आती है, बंगाल नीड ए नो रेड क्लिफ लाइन बी हिटेड, ये हमारी कोई रिलेटेड नहीं है, सब इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे ब्रिटिश टाइम पे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गुजरात में राइट्स हुई, क्या हुआ। ये हमारे पढ़ने में तो इंपॉर्टेंट नहीं लगा आर्टिकल, किसी और को लगता हो किसी और प्रोस्पेक्टिव वे से वो आपको रख लें। तो आपको क्या बताना, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड दुरंतो लाइन, ये किस किस कंट्री के बीच में है। देखो एक तो रेड क्लिफ होगी आपकी, फिर आपकी मैकमोहन हो गई आपकी, तो दुरंतो हो गई, किस किस कंट्री के बीच में इंडिया की है। देखो 3 ही लाइन है, रेड क्लिफ, मैकमोहन और दुरंतो। ये किस कंट्री के बीच में, आपको कमेंट में जाके चेक करना है। क्योंकि मैं बता दूंगा आपको याद रहेगा, 10 मिनट याद रहेगा, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा। अगर आप अपने दिमाग से अपना दिमाग चलाओगे, आंखें चलाओगे, पढ़ोगे किसी चीज़ को, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। आप ये बात याद रखना। दूसरा जो आर्टिकल आता है कि मतलब कि अनदर बिगिनिंग, जैसे अनदर बिगिनिंग किसकी, जो अभी वेव की कंडीशन चल रही है, सेकंड वेव बोला जा रहा है, अनदर बिगिनिंग उसे एक तरह से बोला जा रहा है। बोला जा रहा है आपको फार्मा कोविजिलेंसी करना है। कोविजिलेंस क्या होता है ना, किसी के पीछे जासूस छोड़ना, किसी के पीछे जासूस होता है ना, मेरी विजिलेंस कमीशन मेरे पे ध्यान रख रही है, मेरा फ़ोन टैप किया जा रहा है, विजिलेंस कमीशन। ये फार्मा कंपनी है, उसको भी को विजिलेंस करना जरूरी है, क्योंकि सेकंड वेव है, मेडिसिन की शॉर्टेज है। मैंने आपको रेमडेसिविर बताया था, एक वैक्सीन है, और रेमडेसिविर उसकी मतलब कितनी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है प्रॉपर तरीके से, तो उस सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। फिर ये बोल रहे हैं स्पुतनिक फिर इमरजेंसी में ऑथराइजेशन मिल सकता है। फिर ठीक है ना, रेगुलेट एजेंसी भी है, UK US, मतलब ऐसे रेगुलेट एजेंसी बनाई है जो विजिलेंस कर रही हैं। इंडिया में क्राइसिस हैं चीज़ों के, कोवैक्सीन और इवन कोविशील्ड प्रोवाइड हो रही है, तो इन सब चीज़ विजिलेंस करना चाहिए भाई। मैं आपको सही बताऊँ, आपको मैं जगह का नाम तो बताऊंगा नहीं, मैं आपको अपनी आंखों की देखी बात बताऊँ। एक जगह है, वहाँ पे क्या हो रही है, जैसे 45 साल वाले को ऊपर को लगेगी, पर वहाँ पर सबको लग रही है, 10 साल के, 20 साल के, जिसको लगवानी है लगवा लो। वो क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड तो वो 45 साल से ऊपर वाले का दिखा रहे हैं, और वैक्सीन लगा रहे हैं अपने जानने वालों को। तो ऐसे बहुत जगह हो रहा है ऐसा कंडीशन, आपने देखा ना, फ्रॉड बहुत जगह केसेस भी पाए गए। तो ऐसे हो रहा है, तो उसकी को विजिलेंस रखनी है सही तरीके से, जो यूटिलाइजेशन हो रहा है। और फिर क्या चीज़ हो रही है कि फ्रॉम लास्ट जब चला कि बेड, वेंटिलेटर, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, नाउ द रिप्लेस द वरी, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि क्या होगा। तो इसकी वजह से ज़रूरत है हमें फार्मा को विजिलेंस की। मैंने आपको वर्ड बताया कि फार्मा जो इंडस्ट्री है, फार्मर ड्रग्स हैं, उनके ऊपर को विजिलेंस करना। को विजिलेंस मतलब उनके विजिलेंस ध्यान रखना कि ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं। स्पेशल बॉडी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जो कंडीशन है वो जो इसी काम पे रहे, चेक करे कि आपके पास ड्रग है या आप सही से सप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए। दूसरा आता है स्मॉल स्टेप, ये आपका अभी आया मेडिकल टर्मिनेशन बिल, जो आया है अभी पास हुआ है 2021 में, अभी बजट सेशन में। उसमें क्या है, पहले अगर आपको मतलब किसी औरत को मतलब एबनॉर्मलिटीज आपके फीटस में, या उसके बच्चा जो वो पैदा कर रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उसको कुछ और डिफॉर्मिलिटी से महिला पैदा नहीं कर सकती है, वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमारे पास क्या था कि 1971 में हम MTP बिल लेके आए थे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी वाला, 1971 में। उससे पहले अबॉर्शन कराना इंडिया में क्रिमिनलाइज था, आपको सजा हो सकती थी। उसके बाद हमने देखा कि नहीं यार, ये तो एक गलत चीज़ है, सजा वाजा नहीं मिलनी चाहिए, ये एक तरह प्रॉब्लम हो सकती है, और उसे नहीं हो बच्चा, मतलब उस महिला की भी डेथ हो सकती है। उस चीज़ को चेक करने के लिए 1970 में MTP बिल लाए। तो उसमें क्या बताया गया था, 20 वीक से पहले आप क्या करा सकते हो, अपना अबॉर्शन करा सकते हो। उसमें भी कंडीशन रखी गई थी, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको 14 वीक से पहले कराना है तो एक डॉक्टर की, 20 वीक में कराना 2 डॉक्टर की परमिशन चाहिए। उसके बाद फिर उससे बियॉन्ड जाना है तो आपको हाई कोर्ट लीगलिटी से परमिशन चाहिए। तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम थी।
अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मतलब कि उसे अबॉर्शन कराना है, 20 वीक हो गए हैं उसे कराना है, कभी कभी एक डॉक्टर ने परमिशन दे दी, एक ने नहीं दी, ये प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फेवर बोल सकता है करने के लिए वो डॉक्टर अपना। उसके बाद फिर लीगल प्रोसेस तो कितना है, कितने पेंडेंसी केसेस पड़े हुए हैं। मैंने आपको एक केस बताया था कि मतलब कि एक महिला को टर्मिनेट करवाना था, 20 वीक से ऊपर हो गए थे, 2-4 दिन। तो उसके बाद क्या, उसने हाई कोर्ट का रास्ता, तो हाई कोर्ट ने 7 वीक और लगा दिए। उस 7 वीक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती, डेथ हो जाती महिला का, तो क्या होता। ये सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो है प्रोसीजर है। क्योंकि लीगलिटी तो अपना प्रोसीजर फॉलो करेगी ना, सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर होता है, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ऐसे तो नहीं आए ठाके दे दिया ठीक है जाओ, उससे ही प्रॉब्लम आ सकती है। आप उसे कराना है, उसे मतलब पता है लड़की हो रही है, उन्हें कहीं से चेक करा लिया अपना लड़की है, उसे अबॉर्शन कराना है अपना, तो क्या करेगी वो, ऐसे उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती, कहीं गलत तो नहीं करा रही हो अबॉर्शन, कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एमटीपी बिल लेकर 2020-21 में भी पास हुआ है। इसमें क्या गया, 20 वीक के बढ़ा के इन्होंने 24 वीक कर दिया। तो इसने आर्टिकल ने क्या बोला है, जो आपने चीज़ें की है ना, एक स्मॉल स्टेप है जो वुमेन के लिए स्टेप है। तो ये वुमेन को बोलता है उनको और राइट देने चाहिए, वुमेन को मतलब कि उन्हें रिकोगनाइज करना चाहिए और राइट देने चाहिए। ये छोटे छोटे राइट से कुछ नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम्स है वुमेन के, टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक इज ए, मतलब कि इफ देर इज ए आपकी फ्यूटल एबनॉर्मलिटीज होगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी, जो आपको बच्चा होने वाला है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, वो भी कब, जब आप बियॉन्ड 20 वीक जाएंगे तब परमिशन मिलेगी। बियॉन्ड 24 वीक, अब 24 वीक तक हो गया है, उससे पहले तो क्या करना होगा, फिर आपको मेडिकल, एक स्टेट गवर्नमेंट एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा। मैंने 3-4 बार प्रॉब्लम में पढ़ा चुका हूँ, एमटीपी बिल भी बता चुका हूँ उसमें, और भी एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, फिर वहाँ पे आप जाओगे, परमिशन देगा, तो आपको चेक करना होगा। 20 वीक बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द वन क्वालिफाइड डॉक्टर। पहले क्या था, 14 वीक तक एक क्वालिफाइड डॉक्टर था, 20 वीक तक एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको चाहिए, आपको अगर कराना है। और 20 से 24 वीक तक 2 क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए अगर आपको एबॉर्शन कराना है, उनकी परमिशन चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और अनमेरिड वुमेन कैन ऑल्सो टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी। जो अनमेरिड वुमेन है, अगर उन्हें बच्चा करना है तो कर सकती है, उनके राइट है। अगर उन्हें एबॉर्शन कराना है तो वो भी कर सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले क्या था, हस्बैंड था बिल में, अब उन्होंने पार्टनर कर दिया, क्योंकि अब बढ़ रहा है ना, लिविंग रिलेशनशिप इंक्रीज हो रही है, ये सब चीज़ें बिना शादी करे। आजकल तो कंडीशन ऐसी आ गई, बिना शादी करे बच्चा लिव इन में रहना है, शादी नहीं करनी है, तो ये सारी कंडीशन इंक्रीज हो रही है। तो गवर्नमेंट ने देखा, समय के साथ 1971 में ऐसा नहीं था इतना कुछ, तो गवर्नमेंट ने देखा कि हस्बैंड से उन्होंने पार्टनर का कर दिया है। अगर आपने अब लिव इन में रह रहे हो, आपके बीच में कोई मतलब कोई भी हो गया है, मतलब कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स आपके बीच में हो गया है और आपको बच्चा हो गया, पहले आपने चॉइस थी आपको रखना था, फिर आपके मन में आया कि नहीं ये नहीं ठीक है और आपको कराना है, तो उनको भी परमिशन दे दी गई है इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम ये आउटसाइड द मेटेरियल रिलेशनशिप, ये फर्स्ट टाइम पार्टनर ये आउटसाइड द मेटेरियल रिलेशनशिप हो तो अलग बात है, फर्स्ट टाइम इसको भी कैलकुलेट किया गया है। इनके सब चीज़ के बाद भी इंडिया में 8 लाख एवरी ईयर अबॉर्शन इलीगल किए जाते हैं। इलीगल मतलब क्या हो गया, इलीगल मतलब कि जो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब कि चुपके चुपके करते हैं, या फिर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते, दाई वाई नर्सें हुई चुपके चुपके करती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि डेथ भी हो जाती है। मैटरनल रेट है वुमेन के मरने का, वो इनकी वजह से भी इंक्रीज़ होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये केसेस कम हो जाए, लोग सामने आने लगे। अब कोई, मैंने शादी नहीं की, मैं लिव इन में रह रहा हूँ, मेरे हो गया, फिर मैं उसे 2-3 महीने 4 महीने बाद पता लगा कि 4-5 वीक बाद पता लगा कि ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम आती है कहाँ जाऊँ, तो आप पार्टनर को भी परमिशन दे दी गई है। फिर वो इलीगल सोर्स ही अपनाते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर सेक्स सेलेक्टिंग एबॉर्शन भी बहुत इंडिया में होते थे, कि महिला है, वो लड़की जन्म देगी तो उसे पहली कोख में मार दो, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेके आई गवर्नमेंट। तो इस सब चीज़ों को चेक करने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, कम करने के लिए थोड़ा एज भी बढ़ाई। अगर सामने आएगा तो पता लगेगा ना, ट्रांसपेरेंसी से काम होगा तो पता लग जाएगा ना क्या प्रॉब्लम से करा रही है, ये सब चीज़ों के लिए। फिर ये क्या बोलते हैं कि मतलब कि ये वुमेन की एक प्रॉब्लम है, आपने बियॉन्ड द वीक इतने वीक किया है, एक तरह से प्रॉब्लम है, वुमेन के लिए भी प्रॉब्लम है। उसे प्रॉब्लम आ गई बियॉन्ड द 24 वीक के बाद, तो वो क्या अपनाएगी अपना, उसकी लाइफ के साथ रिस्क हो सकता है, क्योंकि राइट टू लाइफ उसके पास भी अधिकार है अपना, ठीक है। तो राइट टू अबॉर्शन भी एक अधिकार होना चाहिए, ऐसे एडिटोरियल बोल रहा है कि लाइफ ऑफ वुमेन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल प्रोड्यूसर वुड बी अनसेफ फॉर ए मदर आफ्टर सर्टेन गेस्टेशन लिमिट। यूजुअली 12 वीक में होती है प्रॉब्लम, पता लग जाती है कुछ प्रॉब्लम है, कभी कभी 24 वीक तक पता लग जाती है। तो ये सब चीज़ आप, तो आपको क्या करना है, मैंने कई बार पढ़ा है, आपको इसके कंडीशन लिखनी है, क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। ये आपको कुछ नहीं, आप गूगल करना, एमटीपी बिल डालना 2021, बस आप इतना लिखना डिसएडवांटेज और एडवांटेज, आपको समझ में आ जाएंगी क्या क्या चीज़ें हैं। ये आर्टिकल यही बोल रहा है, जो आपने 24 वीक कर दिए, ये आपने कुछ नहीं किया, ये आपने कुछ स्मॉल जो प्रोग्रेस की है बस थोड़ी सी। मैं आपको बताऊं, जैसे बोर्ड है,
ये एक बोर्ड बनाया है पूरी स्टेट। अब बताओ यूपी में 31 करोड़ जनता है, 31 करोड़ जनता है, उसमें से अगर रोज 10 महिला भी आएंगी इस बोर्ड के सामने तो ये बोर्ड किस किस को फैसले सुनाएगा? ये तो नहीं आज ही बैठ के हाथों हाथ 5 मिनट में फैसला सुना देगा ठीक है अबॉर्शन करा लो। एक तरह से एक बोर्ड बनाया, स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज बोर्ड होने चाहिए थे, स्टेट में एक ही बोर्ड होगा। तो आप बताओ, बोर्ड बना दिया आपने नोएडा में, आपको इलाहाबाद के आना है उसे बोर्ड में आप आना पड़ेगा, तो एक ये भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको सोचना है क्या क्या नए बिल में प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या क्या पुराने बिल में है, क्यों अबॉर्शन जरूरी है, क्यों अबॉर्शन गलत है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। क्योंकि आपने दिमाग चलाओगे, ब्रेन बूस्टिंग इसे ही कहता है यूपीएससी की, ब्रेन बूस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी। आपको पढ़ना ही नहीं है, ब्रेन बूस्ट करना है, सोचना है चीज़ों को। अगर आपने एक आर्टिकल लगा के भी सोचना स्टार्ट किया, क्लाइमेट दिमाग में वर्ड आया आपके सुबह, आपने सोचा क्लाइमेट कैसे कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या अच्छा कर सकते हैं हम क्लाइमेट में, तो आपको गवर्नमेंट की 2-3 पॉलिसी याद आएंगी। तो ये सब चीज़ सोच के आप रखोगे, इसे कहते हैं ब्रेन बूस्टिंग। फिर न्यू दिल्ली नीड टू इंट्रोड्यूस द इक्विटी फॉर द नेट जीरो डिबेट। नेट जीरो कुछ नहीं है, नेट न्यूट्रलिटी बोल दो, नेट जीरो बोल दो। जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो कार्बन इमिशन, जैसे आप 100 कार्बन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 100 कार्बन को, कार्बन जो ऑक्साइड मतलब कि डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर सको। तो इसे बोलते हैं नेट जीरो या नेट न्यूट्रलिटी, मतलब कि जितना निकाल रहे हो उतना ही आप ऑब्जर्व करो। जैसे इंडिया ने 100 कार्बन प्रोड्यूस किए, 100 ही उसने ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व कैसे? पेड़ लगा दोगे, ग्रीन लाइट मतलब कि वो यूज़ कर लोगे, क्या नाम आपका, सोलर लाइट, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर लोगे। आप प्रोड्यूस कैसे करोगे? कोल प्लांट होगा आपका, मतलब थर्मल बेस्ड प्लांट होंगे, उसमें गैस निकलती है, मिलों में निकलती है, गाड़ियों में निकलती है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, उधर ऑब्जर्व हो रहा है। तो ऐसे बोलते हैं कि नेट जीरो। तो सब कंट्री ने अपना फिक्स किया हुआ है। जैसे क्लाइमेट मतलब पेरिस एग्रीमेंट हो, तो सब कंट्री ने फिक्स किया हम 2050 तक करेंगे, हम 2060 तक करेंगे, हम 40 तक करेंगे, हम 30 तक करेंगे। सब कंट्री ने अपना फिक्स किया था। पर इंडिया ने अभी बोला था कि हमारे पास नहीं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम ऐसा भी सोच भी नहीं सकते कि नेट जीरो के हिसाब हम अभी ये बातों की कमिटमेंट दें कि 2050 तक हम करेंगे, नेट जीरो 2040 तक करेंगे। तो इसमें यही बात आई है कि क्लाइमेट एक नॉइज़ है, मतलब कि इंडिया रोल इन द कंडक्टर है उसमें। और ठीक है ना, तो इंडिया को भी सोचना चाहिए, कोई इक्विटी रखनी चाहिए, उसमें भी एक इक्विटी होना चाहिए। ये नहीं कि इंडिया ही सेट करेगा एक डेवलपिंग स्टेज पे। अब अमेरिका तो डेवलप हो चुका है, फुल्ली फ्लेज अमेरिका डेवलप हो चुका है, उसको ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगा, हाँ नेट न्यूट्रलिटी हम कर लेंगे। अब अब इंडिया का क्या बात आती है? अब इंडिया डेवलपिंग स्टेज पे कंस्ट्रक्शन वर्क चाहिए, इंजन चलने चाहिए। अब आप बोलोगे नेट न्यूट्रलिटी जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना करेंगे, तो जैसे 100 आज कार्बन किया, हमारी कैपेसिटी 100 ऑब्जर्व करने की है, तो 100 से ऊपर हमारे जा ही नहीं सकते, डेवलपमेंट वहीं रोकना पड़ेगा कि जनरेटर बंद कर दो। ये प्रॉब्लम इंडिया के सामने है। तो एक तरह से इक्विटी रखो आप, जिस कंट्री को जितनी ज़रूरत है उसको करने दो। एक नेट जीरो डिबेट के ऊपर जो बात आती है, बात कहाँ से शुरू होती है? ये बात शुरू होती है अभी स्पेशल प्रेसिडेंट आपके इन्वॉय जो इंडिया आए थे, जॉन कैरी, उन्होंने बोला था इंडिया को भी टारगेट सेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो नियर टर्म प्रोटेक्ट, लॉन्ग टर्म टारगेट इंडिया को भी सेट करना चाहिए। अप्रैल 2022 में 22-23 में अभी कंट्री की आउटलाइन प्लान रखे जाएंगे, जो क्लाइमेटिकल चेंज में क्या क्या प्लान्स है 2023-22 में जब आएंगे पढ़ेंगे हम उसे। और इम्प्रेसिव इमिशन मतलब कि रिडक्शन करना है नेट जीरो बाय 2050 तक। एक ओवर मैसेज दिया गया 2050 तक आपको नेट जीरो करना है। डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया नीड टू कार्बन स्पेस टू डेवलप, बट दे ऑल्सो अमंग द मोस्ट वर्नेबल कंट्री ऑफ द क्लाइमेट। देखो, नीड तो है, मतलब कि हमें डेवलप करने का स्पेस टू डेवलप हमें चाहिए, हमें डेवलप नेशन डेवलप करने की स्पेस तो चाहिए, पर हमें एक साथ हमारी एक प्रॉब्लम आ रही है, हम मोस्ट वर्नेबल कंट्री बन गए हैं क्लाइमेट में। मतलब कि देखा ना आपने, 20-22 सिटी देखोगे तो ना उसमें 15 एक सिटी आपकी इंडिया की होंगी, तो वर्नेबल कंडीशन भी है। तो ये भी एक नीड है हमारी, हमें देखना भी चाहिए। रिसेंट डिबेट ऑन द मतलब कि जो वेदर इंडिया मतलब कि डिक्लेयर नेट जीरो ईयर, कि आप डिक्लेयर कर दो किस ईयर तक करोगे। विड्रॉल आपका माउंटिंग प्रेशर एंड सेंटर अराउंड द टू अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी, कि मतलब कि 2 अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, आपने डिक्लेयर नहीं करते तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो बोल सकते हो कि द ईयर बियॉन्ड 2050 के बियॉन्ड तक लॉन्ग टर्म प्लान बता दो कि 70 तक हम कर लेंगे, या फिर कोई डी आपकी कार्बोनाइज वर्ल्ड बता दो, मतलब टूवर्ड्स हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, कि लंबा साल बता दो 50 के बाद तक हो पाएगा हमसे, हम 70 तक करेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप बना के उनके हाथ में रख दो जो बता रहे हैं। अब फाइन पॉइंट्स क्या है? जैसे आप क्या करते हैं, एक यंग होता है, मतलब वी नीड टू स्टार्ट सेविंग। जैसे हम एक यंग कंडीशन में, अभी हम यंग कंडीशन, हम क्या करते हैं 20 साल से कमाना स्टार्ट करते हैं, 50-60 तक कमाते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हम सेविंग करेंगे, जब हम बुढ़ा हमारी ऐसी एज आ जाएगी हम कमाने लायक नहीं रहेंगे, उसके लिए हम कुछ सेविंग करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी से कनेक्टेड है
कि नाउ टू मीट ए गोल ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायर, मतलब कि सिक्योर करना है फाइनेंशियल, जो आपका रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए करते हैं, बिल्कुल वही कंडीशन है, रिटायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए हमारा, वही कंडीशन। तो हमें ऐसे ही कोई प्लान बनाना चाहिए, अभी बताना चाहिए हम ग्रोइंग एज है हमारी, हमें उठने दो, और हम बाद में जब ग्रोइंग एज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, उसके लिए प्लान हमने तैयार किया है, उसको ही हमें लिंक करना चाहिए। समझ गए ना आप बात? जैसे बुढ़ापे में मतलब कि जवानी प्लान करते हो कि मैं रिटायरमेंट एज आएगी, मैंने इतना पैसा सेव रखा है, तो अभी इंडिया को बताना चाहिए हमारी ग्रोइंग स्टेज है, क्या हमारी ग्रोइंग स्टेज है, ग्रो करने दो, और जब हम ग्रो अच्छे से कर जाएंगे फिर हमारे पास रिटायरमेंट प्लान भी हम ऐसे ऐसे कम कर लेंगे इन सब चीज़ों को। तो यही सारी चीज़ इन्होंने बताई हैं। फिर हम एम्बिट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी हम फोकस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं, पेनिट्रेट बढ़ाएंगे हम, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, फेमस स्कीम है इसके लिए, फास्ट अडॉप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली स्कीम है, और भी हम चीज़ें वर्क कर रहे हैं, क्लीन डायरेक्शन टू ट्रेवल, रिड्यूस द नेट जीरो, साइड में टेनियसली हम वर्क तो हम कर रहे हैं, पर वो इतने स्पीडली वर्क नहीं कर पा रहे कि ऑब्जर्व इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए हमें, तो हम इतना हमारा ऑब्जर्वमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इंडिया नीड ए रीप्लान, इंडिया को देखना चाहिए कैसे ऐसे कैसे करना है, क्लाइमेटिक जस्टिस, इंडिया शुड बी इंश्योर क्लाइमेटिकल जस्टिस, प्रेम्बिल एट द, मतलब कि पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया है, तो हमने बोला कि हमें थोड़ा दो, हम अच्छे से करेंगे, हमें टाइम दो। अभी क्या बोला गया था, वर्ल्ड जो बैंक है उसने एक एस्टिमेट बताया कि जो हाई इनकम इकोनॉमिक कंट्री है ना, उनका अगर इनकम इतनी है, $12,536 के आसपास उनकी इनकम है, पर कैपिटा इनकम है उनकी, जो पर कैपिटा इनकम है नेशनल की पर कैपिटा इनकम, तो उनको डेवलपिंग कंट्री बोला जाएगा, हाई इकोनॉमिकल कंट्री। तो उनको 15 से 20 साल देने चाहिए 2020 बेसिस पे, कि 15-20 साल 2035 तक और 40 तक आपको खत्म करना, रेदर देन 2050 तक। तो ऐसे डिफाइन करना चाहिए कि यूरो जो कंट्री, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट है, ये हाईली इनकम कंट्री है, इनको 2050 तक करना चाहिए। जो इनकम कैटेगरी मतलब कि चाइना है जैसे, जो इस वाली जो बेस है वर्ल्ड बैंक की, जो ये याद रखना चाहिए आप फिगर, ये वर्ल्ड बैंक का हाई इनकम इकोनॉमी जो कंट्री है ना, उनकी डेफिनेशन है कि 12,536,000 जो आपके नेशनल पर कैपिटा इनकम होगी, उन्हें हाई क्या बोलेंगे, हाई इनकम। अब चाइना एंटर कर जाएगा 2025 में, तो उसे भी दे देनी चाहिए कि 2025 में आप एंटर कर जाओगे, आपको अचीव करना है बाय 2045 तक खत्म करना है, रादर देन 2060 तक उन्होंने बोला है, चाइना ने बता रखा है 2060 तक करेंगे। जब आप 2025 में एंटर कर जाओगे, इन्हें 40 तक दे रहे हैं, 15-20 साल दे रहे हैं, 10-15 साल दे रहे हैं, तो आपको 5 साल और 45 तक। अब इंडिया है, इंडिया कब एंटर करेगा इतनी हाई पर कैपिटा इनकम में, $12,536 है, अभी 75 से इंटू भी करना है। इंडिया एंटर 2050 तक करेगा, तो इंडिया के पास टारगेटिंग है 2070 तक, तो ऐसे आपको प्लान डिसाइड करने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। फिर इश्यू ऑफ एग्रीगेटिव इमिशन, मतलब एग्रीगेटिव इमिशन ऑल्सो मैटर करता है कि आप करे जा रहे हैं अभी फॉलोइंग द, मतलब कि जो आपकी सोलर कॉस्ट है महंगी है, थोड़ा आपको बनाने में दिक्कत आती है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटी रखनी चाहिए सेक्टरल पाथवे में, इकोनॉमिकल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी बेस मॉडल, आपको लाइफ स्टाइल बिहेवियर चेंज, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है अगर आपको इकोनॉमी पे करना है। मोर वाइडली अवेलेबल ऑफ द चीप एंड ऑल द कंट्री को अचीव नेट जीरो मस्ट बी अर्लियर, जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ में बात की गई है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट भी रख सकते हो कि इंडिया को ये भी सोचना चाहिए वर्ल्ड को कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज में। फिर आप एक एग्जांपल सेट कर रिटायरमेंट प्लान के लिए आप फोकस करते हो, तो ऐसी कोई फोकस करना चाहिए, अभी डेवलपिंग पे है, अभी ग्रोथिंग स्टेज आप कमाने की स्टेज पे है, और अभी आप रिटायरमेंट आपका अभी कर दो 30 साल में, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंडिया का कोई प्लान नहीं है और कंट्री के प्लान है कब तक करना है चीज़ों को ख़त्म। फिर दूसरी आती है बीम स्टैक की, अभी क्या हुई है, वर्चुअली मीटिंग हुई है, तो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या बातें की गई, पहले बीम स्टैक के बारे पढ़ेंगे, 70th मीटिंग थी उसकी, और जो 1 अगस्त में हुई थी 2018 में, तो 5th ड्यू टू द हेल्थ श्रीलंका इज द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है ना, ये होगी। फिर G20 और एशियान को एक साथ मिला कोऑपरेशन करने की बात की गई, उसके हिसाब से हमने ये डेवलप किया है। अभी शार्क में जो कंट्री है, कुछ बीम स्टैक में सेम कंट्री है, शार्क वर्क नहीं कर रहा, उसके इनिशिएटिव को बात की गई है, उसे स्टार्ट किया जाएगा। फिर ये कुछ हिस्ट्री आ गई है, कुछ कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, बाद में नेपाल भूटान ज्वाइन हुआ, मैं आपको बीम स्टैक अलग से पढ़ाऊँगा क्या क्या उसमें है, क्या क्या वो कर सकते हैं, सारी चीज़ कवर कर लेंगे, सारी चीज़ हम उसी से कवर कर लेंगे। जो भी बात की गई है कि मतलब कि अच्छे से शार्प ओवर करना चाहिए, वीक्स आर रेडी टू सेलिब्रेट द सिल्वर जूबली फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इसकी सिल्वर जूबली होने वाली है, 25 साल इसके होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, तो उससे पहले इस पर क्वेश्चन चांसेज है बन सकता है। तो वी स्टार्ट वो से बीम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका बीम स्टैक से रिलेटेड।
बीम्स रिलेटेड आता है। द बीम्स क्या है कि मतलब कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, मल्टी सेक्टर टेक्निक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है बीम्स का रीजन मल्टी लिटरल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए मेंबर लाइज इन द मतलब कि जो क्या है बीम्स में क्या है कि जो इसके मेंबर्स हैं वो रीजनल मल्टी लिटरल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर कौन कौन से लाई करते हैं लिटरल और एडजेसेंट एरिया है बे ऑफ बंगाल के साइड में, जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है उसके आसपास में जितने भी नेशन है वो उसके एक मेंबर है। पहले कौन सा बांग्लादेश है इसमें से, साउथ एशिया में से है पहले, मतलब कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, आपका इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, तो ये सारे जो इतने हैं इंडिया से लगे हुए इनके कंट्रीज़ हैं। उसके बाद म्यांमार की भी लगी हुई है। साउथ ईस्ट के कौन कौन से, म्यांमार और थाईलैंड। तो आपने देखा थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसका बॉर्डर टच नहीं होता है और सारे हमसे टच है। तो आपने देखा बे ऑफ बंगाल की साइड के, नॉर्थ अरेबियन सी के नहीं है, पाकिस्तान वाकिस्तान चाइना भी नहीं है, तो इधर के सारे मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, नॉट ओनली कनेक्टेड टू द साउथ पर साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। मैंने दिखाया थाईलैंड, ग्रेट इकोलॉजी, ग्रेट हिमालय से बे ऑफ बंगाल तक कनेक्ट करता है चीज़ों को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सक्लेट सोशल प्रोग्रेस करने के लिए, प्रमोशन कोलोब्रेशन करने के लिए, मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द रीजन बढ़े। फिर मतलब बीम्स टेक की जीनियस की मतलब पैदा इसकी कहाँ से, ये मतलब सब रीजन ऑर्गेनाइजेशन बात की गई थी 1997 में, इसकी 1997 में बात की गई थी। बेंगलोर डिक्लेरेशन हुआ था, बैंकॉक सॉरी बेंगलोर नहीं बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें बात की गई थी। 4 मेंबर इसमें बने थे स्टार्टिंग में, उनका BISTEC नाम था, ठीक है ना। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, इनको स्टार्ट किया गया था। जैसे मैंने एडिटोरियल में बताया, बाद में इसमें क्या नाम फॉलोइंग म्यांमार को ऐड किया गया, फिर 2004 में इसमें नेपाल और भूटान को भी ऐड किया गया। तो इन सब चीज़ों को इसमें ऐड किया गया, फिर इसका नाम बना बीम्सटेक बना, इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन इसका नाम दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वायरमेंट पे बात करना, वही सब चीज़ों पे बात करेंगे उस रीजन के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी में इक्वलिटी, पार्टनरशिप, प्रमोशन ऑफ एक्टिव कोलैबोरेशन म्यूचुअल एरिया में बात करने के लिए, एक्सक्लेट करना, सपोर्ट ईच अदर को, सबको एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा आगे किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है मीम्स टेक के, एक तो सोवरेन इक्वलिटी हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी हो, नो इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल अफेयर। आप एक गुजराल डॉक्ट्राइन पढ़ना जाके, गुजराल डॉक्ट्राइन, गुजराल जो हमारे PM थे उनकी एक डॉक्ट्राइन है। उन्होंने बोला है साउथ ईस्ट नेशन और साउथ ईस्ट एशिया के नेशन को कैसे कॉपरेट करना चाहिए। 5 प्रिंसिपल अप्रोच है उनकी, अगर आपको पढ़ना है तो वो जाके पढ़ना, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी आंसर में वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हैं उस चीज़ को। म्यूचुअल बेनिफिट, ये सब चीज़ों पे वर्क करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया के लिए क्यों ज़रूरत है, एक तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो इंडिया की प्राइमेसी, क्योंकि साथ में मिलकर काम रहेंगे। अगर आपका घर अच्छा होगा, अगर आपका मोहल्ला अच्छा होगा, साथ मिलकर कॉपरेशन करते हैं तो ही आप मजबूत रहेंगे। अगर आपके घर में ही फूट है तो आप ना मोहल्ले मजबूत रहेंगे ना कहीं भी रहेंगे। पहली बात आपको अपना घर इम्प्रूव करना है, फिर आसपास के इम्प्रूव करना है, तो इसे बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। फिर एक्ट ईट पॉलिसी है हमारी, साउथ ईस्ट एशिया को देखने के लिए, उसे भी अच्छे से देखना है, डेवलपमेंट बढ़ाना है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी डेवलप हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो हमसे बहुत छोटे से टच में है। इवन वो साउथ ईस्ट नेशन से या फिर बांग्लादेश से बहुत अच्छे टच में है, तो ठीक है, उससे हमारा वो रीजन भी डेवलप हो जाएगा। अलाउ हो जाएगा इंडिया जो काउंटर चाइना, क्योंकि चाइना इसके अंदर नहीं है, तो इंडिया अच्छे से काउंटर कर सकता है इसके अंदर रह के, कि जो वर्ल्ड बैड इनिशिएटिव कोई हम नए इनिशिएटिव इनके साथ मिलके बनाए। जैसे मेकोंग गंगा कॉपरेशन है आपका, ट्रिलाइटर मतलब वो जो हाईवे डेवलप करना है म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया का, ट्रिलाइटर जो लेटर वाला हाईवे डेवलप करना है वो भी हम इनके साथ कर रहे थे। एक तरह से काउंटर कर रहे हैं हम चाइना को वर्ल्ड उनके बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में, OBR में। फिर जो शार्क नहीं डी फंक्शन है वो नहीं वर्क करा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया में क्लैश है, ठीक है ना, तो उसके वो शार्क वर्क नहीं करा, तो हम इससे वर्क ले सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेस हैं, एक तो मतलब कि जो बायलेटरल टेंशन इन द केस ऑफ, मतलब कि अपने शार्क नेशंस हैं वो क्यों नहीं बैठते, क्यों वर्क नहीं करते, प्रोग्रेस में नहीं है। फिर आपकी इनकन्सिस्टेंट मीटिंग है, अभी मैंने बताया 2018 में हुई थी मीटिंग इसकी, और डायरेक्टली मीटिंग अब इसकी 1997 में इसकी 25वीं मीटिंग होगी। तो आप लगाओ कि 2018 मीटिंग में, फिर 1 साल गैप हो गया बीच में, 19 का, फिर 20 का, फिर अब हुई है मीटिंग। नेगलेक्ट द मेंबर स्टेट, कभी कभी कोई मेंबर नहीं आता, कोई चला जाता है कि मैं नहीं आ रहा, जैसे म्यांमार बोलता है मुझे अभी नहीं बैठना। फिर मतलब बोर्ड ऑफ फोकस एरिया, मतलब ये उसके ब्रॉड है फोकस एरिया, इतने बड़े आपने रख दिए, कनेक्टिविटी, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। अब भाई एरिया तो बताओ क्या है, क्या करोगे एग्रीकल्चर में, आपने बोल दिया। बायलेटरल इशू है, जैसे मेंबर नेशन बांग्लादेश इन द फेसिंग द मतलब कि रिफ्यूजी क्राइसिस, रोहिंग्या कि म्यांमार से यहाँ पे आ गए, तो वो सारे इशू चलते रहते हैं। फिर नो FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में, 2004 से टॉक उस पर हुआ ही नहीं है। फिर BCIM जो है आपका बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार फोरम भी है, वो भी मतलब वर्क करते हैं, तो सोचते हैं इसमें बैठ जाओ।
इंडिया बोलता है कि इसमें चाइना है थोड़े इंडिया को, तो इंडिया का फ़ायदा हो सकता है। फिर मैं आपको शार्क और बिम्स्टेक के बारे में बताता हूँ। ए रीजन ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग इनटू साउथ एशिया, ये बस साउथ एशिया को देखता है, इसमें साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है ना। ये 1985 में हुआ था कोल्ड वार के टाइम पे, ये 1997 में हुआ था पोस्ट कोल्ड वार, जब कोल्ड वार खत्म हो चुकी थी। मेंबर कंट्री सफरिंग द मिसट्रस्ट एंड द सस्पिशन, मतलब इस मेंबर मेंटेन द रीजनेबल फ्रेंडली रिलेशन, इसमें ऐसा करते हैं कि सफ़र फ्रॉम आपका रीजनल पॉलिटिक्स जो आपकी चल रही है, पाकिस्तान ये कर रहा है। इज कोर ऑब्जेक्शन इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द कंट्री। एसिमेट्रिक पावर बैलेंस है, मतलब किसी पास ज़्यादा है किसी के पास कम पावर है। इसमें बैलेंस ऑफ पावर विद द प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड एंड इंडिया एज द ब्लॉक, मतलब थाईलैंड के पास बहुत अच्छी पावर है, तो एक तरह से सिमेट्रिक है। इधर क्या है, इंडिया की पास ही पावर है। इसमें कौन कौन आप देखना, इसमें म्यांमार नहीं होगा, इसमें म्यांमार नहीं होगा, मालदीव्स होगा इसमें, तो आप देखना शार्क में कौन कौन से। इंटर रिलीजन ट्रेड ओनली 5%, इनका 5 है, इनका 6% है, तो आपको याद रखना है। वे फॉरवर्ड, देखो हमें ये आंसर राइटिंग फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वे फॉरवर्ड में पढ़ना चाहिए। सिंस द बीमस्टेक रीजन नोटेबल इज द डाइवर्सिटी, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट नीड टू बिल्ड द रीजनल सिनर्जी एंड द मतलब वर्किंग टुवर्ड द यूटिलाइजेशन, उनको अच्छा वर्क करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड एक तरह से मोर डायनेमिक बीमस्टेक को बनाना चाहिए। ये सारा था हमारा एडिटोरियल बेसिस पे आपका ये वाला। फिर इधर वाला एडिटोरियल आता है कि इमीडिएट वैक्सीन मस्ट बी फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको चीज़ें इसमें से कुछ निकाल के बताऊंगा। देखो अभी ये यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को लगा दो वैक्सीन को, पेपर वेपर देने हैं उन्हें। वकील कह रहे हैं हमें लगा दो, हमें केस सुनने होते हैं। और भी हैं वो कह रहे हैं हमें लगा दो वैक्सीन, हमें देखने होते हैं। कॉर्पोरेट सर्विस वाले कह रहे हैं हमें कॉर्पोरेट में सर्विस करना देखना होता है, हमें लगा दो वैक्सीन। अब किसको लगाएं वैक्सीन, ठीक है ना। वैक्सीन लिमिटेड में सब अपनी मांग बता रहे हैं कि स्टूडेंट को लगाते हैं, इसमें बोला कि स्टूडेंट को क्यों लगाएं वैक्सीन। ये बोला कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस द इंडिया में, इंडियन मेडिकल एजुकेशन सजेस्ट कर चुका है कि ऑल द पर्सन अबव द 18 एज जो मतलब कि कोमोबिलिटीज से प्रॉब्लम्स है, लाइक कैंसर है, डायबिटीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन द वर्ल्ड में है, ठीक है। बच्चे भी हैं उनमें, तो उनको भी लगा देनी चाहिए। पीपल यंगर पीपल इन यूनिवर्सिटीज़ में भी है, उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए प्रायोरिटी, कि यूएस ने भी बोला है, यूएस ने अपने यहाँ जो अकेडमी रिस्टोरेशन करने के लिए, जो लॉसेज हुए हैं एकेडमिक के, उनको रिस्टोर करने के लिए यूएस ने लगा दिया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने। भाई वो के पास पैसा है, 31 करोड़ जनता है उनकी, हमारे पास 100 करोड़ भी और ऊपर की भी है, ठीक है ना। जितने हमारे 45 साल से ऊपर वाले हैं ना, 45-40 साल से, उतने उनकी जनसंख्या है। फिर प्राइवेट, मतलब कि लेजिट पब्लिक और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, एबल टू बिल्ड द गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल, मतलब कि कैपेसिटी टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू इंश्योर द एकेडमिक कंटिन्यूटी, मतलब उनकी पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है, वो मतलब फ्यूचर है देश का आने वाले, ये वो सब चीज़ है। फिर लोग जो क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, पर उससे लॉस क्या है कि लो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, लिमिटेड पावर टेक्नोलॉजी की है, तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी उन्हें अगर वैक्सीन मिल जाएगी तो वो भी आगे पढ़ने लगेंगे फिजिकल फॉर्म में। तो ऑनलाइन क्या है कि ऑनलाइन स्पेस उनके पास नहीं है, और सभी यूनिवर्सिटी के पास, सभी यूनिवर्सिटी प्रॉपर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की बात की गई है। फिर रिज्यूम द यूनिवर्सिटी कैंपस विद अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए उनकी। जब ये ओपन हो जाएंगे तो उनकी रिस्क के ऊपर बात आ जाएगी, इन्फेक्शन हो सकता है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए कि हम वैक्सीन बच्चों को लगा देनी चाहिए 3 मंथ के अंदर अंदर बच्चों को भी। तो ये सारी चीज़ें बात करनी है, आप कुछ मत लिखना ऑनलाइन क्लासेस के, आपको डिसएडवांटेज लिख लेना, वही इन्होंने बात की है सारी। फिर लेसन फ्रॉम कोविड-19, ये क्या है कि आपको लेसन क्या सीखना चाहिए कोविड-19 से, वही आगे सारी वैक्सीन की बात इसमें मैं बताऊंगा। एक तो पेंडेमिक है, जो WHO ने 11 मार्च 2020 को डिक्लेयर किया था कि ये कोई पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक नहीं है। एपिडेमिक नहीं, एपिडेमिक होता है पर्टिकुलर एरिया में बीमारी, ये पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। 2011 में डिक्लेयर कर दिया था, पर पहला केस इस कब आया था, 6-7 महीने पहले आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद डिक्लेयर किया 11 मार्च को, फिर 23 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन लग गया। फिर बात उठी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है वो बहुत अच्छा ठीक कर रही है कोविड-19 को, तो उस दवाई की शॉर्टेज होगी, देखा ना, मार्केट से गायब हो गई। फिर बाद में पता लगा ये बेनिफिट कुछ इसका मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। फिर पता लगा स्ट्रीम इनहेल करने से, मतलब कि स्ट्रीम लेने से, वो लेने से, मल्टीविटामिन खाने से, मिनरल सप्लीमेंट खाने से, ड्रग जैसे आपकी विटामिन क्लोरोक्वाइन ड्रग्स लेने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कोविड नहीं होगा, क्योर करती हैं। पर वो भी सब गलत चीज़ निकली, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा। फिर पता लगा, फिर क्या है, क्लिनिकल ट्रायल किए गए, मतलब कि हाई क्वालिटी एविडेंस, मतलब देखने के लिए ऑक्सीजन, ब्रीथिंग सपोर्ट, मेडिकल वेंटिलेशन, ठीक है ना। तो उसमें ट्रीटमेंट किए गए कि ऑक्सीजन के फ़ायदा है, कि ब्रीथिंग सपोर्ट देने के लिए वर्चुअल ऑर्गन सच एज किडनी, डायलिसिस, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर मतलब कि मेडिकेशन,
इन सबको दिया गया, अलग से दिया गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सबको ऐसे ही कोविड चलता रहा, कम होता रहेगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल के, रिकवरी ट्रायल, रिवेम कैप, सॉलिडिटी WHO ने किया, तो इनसे चेक किया है कौन सी दवाई बेनिफिट है, कौन सी दवाई बेनिफिट नहीं है। फिर नाम आया कि रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर की मैंने बताया ना शॉर्टेज हो गई है, तो रेमडेसिविर क्या कर रही है, जो आपको इलनेस हो रही है ड्यूरेशन शॉर्टन, जैसे आपने आज कह रहे हैं 8-8 डोसेज लग रही हैं कोरोना वैक्सीन वाले को, 8-8 डोसेज दी जा रही हैं साइमल्टेनियसली, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब कि दी जा रही है, आज डोज लगी, कल को दूसरा इंजेक्शन, रेमडेसिविर परसों को तीसरा, 8-8 9 डोजेस का मतलब प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ठीक है ना, मतलब कि शॉर्टनेस एक छोटे टर्म के लिए आपको क्या है, इलनेस जो हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको रोक सकती है छोटे टर्म के लिए, पर ये भी रामबाण इलाज नहीं है। अब ड्रग दैट वर्क, कौन सी गोली वर्क कर रही है, वी हैव लर्न दैट द, मतलब कि आपकी नाम है, बहुत डिफिकल्ट सा नाम है, कोर्टिकोस स्टेरॉइड करके नाम है इस दवाई का। इफेक्टिव हुई है कोविड-19 पेशेंट के लिए हु हैड नीड ऑक्सीजन इन एक, मतलब कि क्रिटिकल इल पेशेंट। तो आपको ये दवाई आपके आसपास है, जिनके पास ऑक्सीजन की नीड हो रही है पेशेंट को, उसको ये दवाई प्रोवाइड कर सकते हो, ऑक्सीजन भी सप्लाई करनी है, ये दवाई भी दे सकते हो आप। अब जो मतलब कि क्रिटिकल पेशेंट है, उसको मतलब कि हाइड्रो आपके कोरोटोसिन नाम की दवाई है, ये दे सकते हो, और ये बहुत चीपर दवाई है, यूनिवर्सल, सब जगह अवेलेबल है, कोई इनको ध्यान ही नहीं दे रहा, सेफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को बचा चुकी हैं अब तक जान जाने से। तो आपको अगर देखो कोई मर भी रहा है सामने, मैंने बहुत सारी न्यूज़ देख ली कि उसका बेटा हाथ में ही मर गया, कोविड हो गया था, तो आप प्लीज़ इन दवाई के नाम याद रखो। रेमडेसिविर जो है तो बहुत, ये इंजेक्शन है रेमडेसिविर का, ये मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये बस आपकी इलनेस को ड्यूरेशन शॉर्ट कर सकता है, जो प्रॉब्लम हो रही है, ये इंजेक्शन भी दिया जाए, फिर ये दवाई भी दी जाए, तो इससे क्या हो सकता है, आपकी जान बच सकती है। फिर ये कुछ चीज़ें, ब्लॉकिंग द ड्रग्स बेनिफिट कोविड-19 पेशेंट इन द इंक्लूडिंग इनहेंस द बेनिफिट यूज ऑफ द कंपोजिशन। अभी ये सब चीज़ें की बात की गई, तो मैंने आपको दवाई के नाम बताया, हाई क्वालिटी, ये वो सब के बारे में, और कोई इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ नहीं है। पेंडेमिक कंटिन्यू, हेल्थ केयर सिस्टम पे उसने प्रेशर तो डाल ही दिया है कि आपको पता लग गया कि आप कितने पानी में हो, कितने उसमें नानी में। कल क्या मीटिंग थी, कल रैना सा डायलॉग था, उसमें मतलब कि वैक्सीन ओवर 18 कंट्री है, तो रैना सा डायलॉग क्या होता है, टॉक, वॉक द टॉक। तो ठीक है ना, द कलर ऑफ द पासपोर्ट, मतलब हम ध्यान नहीं देंगे, सबको वैक्सीन देंगे, कोई किस कंट्री का है, सबको हम प्रोवाइड करेंगे, और इंडिया फुलफिल करेगा। इंडिया फुलफिल क्या 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 करेगा, जो कोवैक्स ग्लोबल अलायंस बनाया गया है कि जो गरीब देश है उनको वैक्सीन पहुंचानी है, तो जो उसकी फुलफिल है, जितनी कंडीशन इंडिया फुलफिल करनी है, इंडिया फुलफिल करेगा उस कंडीशन को। कोवैक्स गावी का इनिशिएटिव है, गावी। गावी क्या है, गावी ये एक एनजीओ टाइप है, बहुत सारे WHO, यूनिसेफ, और भी मतलब मिलांडा, ये वो सब मिलके से चलाते हैं गावी। गावी ने क्या स्टार्ट किया, कोवैक्स ग्लोबल अलायंस। कोवैक्स ग्लोबल अलायंस क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री जो वैक्सीन बना सकते हैं, ले सकते हैं, वो वैक्सीन गरीब कंट्रियों को सप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो ये कोवैक्स इनिशिएटिव है, सप्लाई क्या वो इस दे देंगे, और फिर वो जो है जो एनजीओ बनाया गावी वाला, वो उनको लगाएगा डोसेस, तो इंडिया जो है फुलफिल करेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रेनेसा डायलॉग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रेनेसा डायलॉग है क्या। रेनेसा डायलॉग का 6 एडिशन था 2000, मतलब कि न्यू दिल्ली जो भी एडिशन चल रहा था, ये वर्चुअली सबमिट थी 2000, तो इसका 6 एडिशन था। न्यू दिल्ली तो नहीं बोल सकते, वर्चुअली बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कंट्री आई नहीं, न्यू दिल्ली इसमें नहीं बोल सकते। फर्स्ट एडिशन जो स्टार्ट हुआ था 2006 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। फिफ्थ वाला था, उसकी मतलब थीम क्या थी, 2020 में फिफ्थ वाला हुआ था, उसकी थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो ये अल्फा सेंचुरी आप देखना सर्च करके, क्या अल्फा सेंचुरी, उसको नेविगेट करना। सिक्स जो अभी हो रहा है, अभी जो हुआ है, अभी 2021 में जो हुआ है, उसकी द वर्चुअल वर्ल्ड, सर सॉरी, वायरल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्चुअल पढ़ के, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये उसकी थीम रखी गई, जो अभी हुआ है, मोदी जी ने लिया। अब ये रहने से डायलॉग है क्या भाई, क्या बवाल लेके आए हैं, क्या क्या चीज़ चलाते रहते हैं, पता नहीं कितने डायलॉग है। ये एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस, बस कॉन्फ्रेंस है, हाँ कॉन्फ्रेंस है जी ये, ठीक है ना। इसमें ग्लोबल की कम्युनिटी आगे बैठती है, एनजीओ आगे बैठते हैं, दुनिया के आदमी आगे बैठते हैं, ठीक है ना, पॉलिसी मेकर, बिजनेसमैन, मीडिया, सब आगे बैठते हैं, और होस्ट इज इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस द कॉपरेशन। ये 2020 की बात कर रहा है, पर न्यू दिल्ली वर्चुअली हुआ है। ऑन द वाइड रेंज ऑफ, मतलब कि चीज़ों पे इंटरनेशनल पॉलिसी पे बात की जाती है, मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सब चीज़ें वही हैं कि सारे इसमें मेंबर आ जाएंगे, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आगे बैठ जाए, कुछ भी, कोई इसमें फॉर्मली फिक्स नहीं है कि चाइना आएगा, ये आएगा, जिसका मन है इसमें आगे बैठ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस होस्ट बाय द ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, प्री का पॉइंट, कौन होस्ट करता है, ऑब्जर्वर रिसर्च आपका फाउंडेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये लिखा है इसमें, ठीक है ना। ये इसे क्या करते हैं, ये इसे करते हैं
कोलोबरेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये सब चीज़ें, अब ये है क्या ऑब्जर्वर मतलब रिसर्च फाउंडेशन, ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक न्यू दिल्ली में बेस है और सेंटर्स के मुंबई में भी हैं, इस जगह भी हैं। ये क्या करता है, लीड टू एड एंड पॉलिसी थिंकिंग टूवर्ड द बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग मतलब पर्पस इंडिया इन द फेयर ऑफ इक्विटेबल वर्ल्ड, कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे फेयरफुल रहेगा, कैसे इक्विटेबल रहेगा पूरे वर्ल्ड के साथ। एंड हेल्प डिस्कवर द इन्फॉर्म इंडिया चॉइस, इंडिया की चॉइस क्या है, हम क्या करेंगे। तो वही सारी बात हुई है कि नॉन आपका पार्टीशन है, इंडिपेंडेंट, वेल रिसर्च एनालिसिस इनपुट, ये सब चीज़ें से बैठ के बात की जाती है। मैंने आपको बता दिया 2016 से स्टार्ट हुआ था। 6 की थीम याद रखना आप उसकी, कौन इसे चलाता है, ये प्री का पॉइंट है, और ORF के बारे में मैंने आपको बता दिया। यही सारी न्यूज़ है इससे रिलेटेड। हम आते हैं अपने एडिटोरियल पे। जो न्यूज़ है कि S-400 मतलब कि एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो हम रशिया से खरीद रहे हैं, नवंबर 2021 तक इंडिया में आ जाएगा। तो इस पर क्या बात चल, रशिया से खरीद, रशिया में अब अमेरिका बात के काटसा की, आने के बाद देखते हैं लगाता है, काटसा नहीं लगाता हम पे। और ये जो एंड 2021 तक हमारे पास जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये हमारे पास आ जाएगा। एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या होता है कि जैसे जैसे मिसाइल छूटी दूसरी कंट्री से, तो उसको रोकने के लिए एंटी डिफेंस वो की एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम चाहिए। तो S-400 वही है, ये रशिया से मतलब ले रहे हैं, हम रशिया से इसको परचेज कर रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है ग्लोबल कॉपरेशन ऑफ बेनिफिट इंडिया वर्ल्ड, ग्लोबल कॉपरेशन ऑफ बेनिफिट इंडिया वर्ल्ड, कि कैसे कर सकते हैं ग्लोबल कॉपरेशन कैसे। मैंने आपको बताया ना, धीरे से मीटिंग राना से डायलॉग हुआ, फिर बीम्सटेक की मीटिंग थी, तो इन सब चीज़ों में बात की हाउ वी कोलोबरेट विद दिस वर्ल्ड। तो इसमें क्या बात की गई कि इंडिया ने कैसे किया है, कि अर्थक्वेक नेपाल में आया, हमने अच्छे से किया, क्योंकि इंडिया ने कैसे कोलोबरेट किया। राना में क्या बताएगा इंडिया कैसे वर्ल्ड के साथ कोलोबरेट कर रहा है, कि जैसे अर्थक्वेक आया नेपाल, देयर इज सिविल वॉर इन द यमन, देयर इज साइक्लोन इन द मोजाम्बिक, देयर इज ए टाइफून इन फिजी एंड द मड स्लाइड इन श्रीलंका। हमने बहुत हेल्प की है। मैं आपको चेक बस आपको लिखने के लिए एलिबरेट योर पॉइंट आपको लिखना हो रिलेशनशिप के बारे में, इंडियन वर्ल्ड की रिलेशनशिप के बारे में, तो आपको ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। फिर इंटरनेशनल सोलर लाइन्स बनाया फ्रांस के साथ मिलकर, कोलोबरेट किया हमने डिजास्टर रिसाइलेंस पे, जो डिजास्टर रिसाइलेंस कमेटी थी उसके हम इंडिया को चेयरमैनशिप दी गई थी, हमने कैसे अच्छा वर्क किया उसके ऊपर, इतने इतने हमारे पास डिजास्टर है उसके बारे में वर्क किया हमने ऊपर। फिर नागालैंड इज ए वर्जन ऑफ NRC ट्रिगर द कंसर्न, नागालैंड में एक चीज़ कराई जा रही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिजीनियस मतलब जो हैबिटेंट है नागालैंड के, तो एक NRC के सिस्टम थे, वहाँ के लोग बोल रहे हैं ये जस्ट सिमिलर एज ए NRC है। और वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, जो करा रहे हैं कि NRC नहीं है, जो आउट साइड से हमारे यहाँ आए हुए हैं, फेक इंडिजीनियस सर्टिफिकेट डेवलप किए हुए हैं, उनको चेक करने के लिए चलाया जा रहा है, वही है सिस्टम। फिर जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे नए, उनका नाम याद रखना सुनील चंद्रा, तो आपको याद है ना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है सुनील चंद्रा, ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अभी जो सुनील अरोड़ा हैं उनका फंक्शन खत्म होने वाला है, तो उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है ना। सुनील चंद्रा ये नए आपके चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे। 1.85 लाख केसेस इंडिया में आए, जिसमें मैंने आपको बता दिया नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन बट द बेटर प्लानिंग विल बी मस्ट, मिनिस्ट्री ऐसे बोल रहा है। कैन रिवाइव द इकोनॉमी इफ द सर्वाइव, उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाया तो बोला है कि जब जिंदा रहेंगे तभी, कैन रिवाइव इकोनॉमी इफ सर्वाइव, अगर जिंदा रहे तो इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे, अगर नहीं रहे तो क्या करेंगे। लास्ट टू राइनोसोरस ट्रांसलोकेटेड अंडर द IRV 2020। अब क्या है, ये सारे क्या चीज़ें हैं कि एक टारगेट फिक्स किया गया है कि मतलब 3000 राइनोसोरस असम में करने हैं, कैसे करने हैं उसके लिए इंडिया राइनोसोरस विजन बनाया गया है, ठीक है ना। तो रिलीज़ किया गया 2 राइनोसोरस को, मतलब कि ट्रांसलोकेट किया गया, एक मेल को एक फीमेल को, आबादी अपने आप नर और मादा बन गए, तो अब आबादी अपने आप बढ़ जाएगी। किसमें, मानस नेशनल पार्क के अंदर किया गया, ट्रांसलोकेट किया गया फ्रॉम द प्रोबितौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो उससे 185 किलोमीटर दूर यानी कि आसाम के अंदर ही है। तो IV जो आपका IRV है, इंडियन राइनोसोरस विजन 2020 बिलीव करता है टू हैव अचीव द टारगेट अटेन द पॉपुलेशन ऑफ 3000 राइनोसोरस इन आसाम, तो ये आपको याद रखना है। फिर काजीरंगा आपका औरंग नेशनल पार्क, प्रोबितर नेशनल पार्क, यही सारे पार्क वहाँ पे हैं। फिर इंटरनेशनल यूनियन के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है, कैसे हम आगे कर सकते हैं कि ठीक है, आसाम हैज़ द एटलीस्ट 5 राइनोसोरस बियरिंग एरिया, मतलब 5 उसके पास एरिया है। तो मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ जो है ये हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है, एक किसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर ली है, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने पॉइंट के अंदर। वन हॉर्न राइनोसोरस, तो हमने अपने उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। हम यहाँ से इनके सारे स्टेटस देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे। ये आपका बायोडाइवर्सिटी GS पेपर 3 का पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पोचिंग रिड्यूसिंग बाय 86%, उसमें क्या कि फॉरेस्ट जो आपकी पोचिंग की वजह से 86% का रिडक्शन हो गया लास्ट 3 ईयर के अंदर अंदर, आपको ऐसा याद रखना है। अबाउट क्या, तो ग्रेट वन हॉर्न, जो एक मुंह वाला राइनोसोरस होता है, एक सींग वाला,
वन हॉर्न राइनोसोर्सिस, ये इकलौता ऐसा राइनोसोर्सिस है जो इंडिया में पाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। उसकी 5 स्पीसीज़ हैं, 4 को मैं आगे बताऊंगा, बस यही इंडिया में पाया जाता है, ये आता है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोर्स, यही इंडिया में मिलता है। और 4 कौन कौन सी, जैसे ब्लैक राइनो हो गया, ये स्मॉलर देन द 2 अफ्रीकन स्पीसीज़ है, क्रिटिकल एंड डेंजर है। फिर वाइट राइनोसोर्स हो गया, आपको बताना वाइट राइनोसोर्स क्रिटिकल है, एक्सटेंट है, क्या एंडेंजर है, आपको बताना है। इसमें आगे होगा नॉर्दर्न वाइट राइनोसोर बाय यूजिंग द विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी का उसे पैदा किया जाएगा, तो यानी कि ख़त्म हो गया है। वो आपने देखा होगा, एक न्यूज़ नहीं होगी, अफ्रीका में लास्ट वाइनर राइनोसोर्स बचा था, उसके पीछे एक बंदूक लेकर आदमी चलता रहता था, कोई मार ना दे मार ना दे, तो वो वाइट राइनोसोर्स ही था। फिर जावन वाले जो हैं ये आईयूसीएन लिस्ट में क्या आते हैं, एंडेंजर, क्रिटिकल एंडेंजर में आते हैं, तो ये भी क्रिटिकल में आते हैं, ये भी क्रिटिकल में आते हैं। सुमात्रा वाले क्या हो चुके हैं, रिसेंटली गॉन एक्सटेंट इन मलेशिया, सुमात्रन राइनोसोर्स हैं, ये भी एक्सटेंट हो चुके हैं। तो 3 स्पीसीज ऑफ राइनासोर, ग्रेट राइनासोर जो है जावन और सुमात्रा, ठीक है ना, जावन और सुमात्रा क्रिटिकल एंड डेंजर है, क्रिटिकल एंड डेंजर है, ठीक है ना। तो जावन और सुमात्रा क्रिटिकल है, तो आपको वाइट बताना है, ब्लैक मैंने बता दिया ये भी क्रिटिकल है, वाइट आपको बताना है। तो बस क्या मान लो, जो आपका वन हॉर्न राइनासोर जो इंडिया में पाया जाता है, फाउंड इन इंडिया, यही वर्नेबल स्टेटस है, इसका ही कोई वर्नेबल स्टेटस सबके क्रिटिकल है, ठीक है ना। ऑल्सो नो दैट इंडियन राइनासोर्स बोला जाता है कि लार्जेस्ट राइनासोर स्पीसीज है, ये सबसे बड़ी स्पीसीज है। सिंगल ब्लैक हॉर्न है, आइडेंटिफाई सिंगल ब्लैक हॉर्न, काले रंग का इसके आगे क्या होता है, हॉर्न होता है, मतलब कि सींग होता है इसके, ठीक है। प्राइमरी मतलब घास वास खाता है, डाइट वही सब चीज़ें ग्रेस करता है, लीफ पत्ते वत्ते खा लिए, सब खा लेता है। हैबिटेट कहाँ का, ये इंपॉर्टेंट है इसके, इंडो नेपाल तराई रीजन पे है, जो इंडो नेपाल का तराई रीजन है, जैसे यूपी से भी छूता है, बिहार से भी छूता है, वो वाला रीजन। फिर नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल वाला रीजन, जिसमें आपका दार्जिलिंग वार्जिलिंग आएगा, फिर ये आसाम वाला रीजन है। इंडिया में मतलब कि डायनासोर्स मेनली फाउंड कहाँ पे मिलता है, आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के। और आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है, दुधवा टाइगर, मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा नेशनल पार्क भी है, उसके अंदर मिलता है। आसाम में बहुत जगह मिलता है, अब वेस्ट बंगाल में भी मिलता है, जो टचिंग एरिया आसाम से। असम है एस्टिमेटेड 2640 डायनासोर्स इन 4 प्रोटेक्टेड एरिया, इतने हैं, 3000 आपकी करने हैं, जो आपका मिशन है IRB वाला मिशन जो है आपका, प्रोबिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, फिर राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है, और मानस नेशनल पार्क है, इनमें ही इनकी पॉपुलेशन मिलती है। अबाउट 240 ऑफ देम आर द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द, जो टाइगर रिजर्व है काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, उसमें ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें मिलते हैं। और 2640 टोटल है, उसमें से भी 2400 कहाँ मिलते हैं, काजीरंगा में मिलते हैं। प्रोटेक्टिव स्टेटस क्या है, वर्नेबल मैंने आपको बता ही दिया। और साइट की कन्वेंशन, साइट से क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड जो करते हैं ना, यहाँ से स्पीसीज लाना, यहाँ बेचना, यहाँ से यहाँ ले जाना, तो ये साइट्स बनाया गया उसको चेक करने के लिए। उसके अंदर क्या है, अपेंडिक्स है, मतलब कि उसके अंदर अलग अलग टेबल्स हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। जो अपेंडिक्स 1 में उनके ट्रेड आप बहुत मुश्किल से नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। अपेंडिक्स 2 में आप ट्रेड कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट की इंटरचेंज चीज़ें की है, तो अपेंडिक्स लिस्ट में 1 में आता है, जो आप क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पेसिमेन शुड बी एक्सपेक्टेड व्हेन द पर्पस इम्पोर्ट इज नॉट ए कॉमर्शियल, तब कर सकते हो, कुछ है साइंटिफिक रिसर्च आपको करनी है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल है, तो शुरू की जो 5 शेड्यूल है आपको ये देखना है, ये कौन से हैं, लास्ट का शेड्यूल एक बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपको चेक करना है। थ्रेट क्या है, पोचिंग है, हैबिटेट लॉसेज है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एरिया कम होते जाते हैं, डिक्रीज हो रहा है, इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो रहा है। कंजर्वेशन इफेक्ट क्या चलाए गए हैं कि 5 डायनासोर्स रेंजेस डेवलप की गई, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, इन सब कंट्री ने बैठ के डेवलप किया है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनासोर्स 2019 हुआ था कंजर्वेशन प्रोटेक्ट के लिए, क्योंकि सारे एरिया है ना आसपास है, यहाँ पे सब राइनासोर्स पाए जाते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूटान, इंडिया, तो सबने बैठ के बात की, बचाएंगे हम इन्हें। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो भी इन्वायरमेंट है उसने DNA प्रोफाइलिंग की और राइनासोर्स की। फिर राइनोसोर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनाई गई, फिर ये मिशन आया इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ एम्बिट टू अटेन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 3000 ग्रेटर राइनोसोर्सेज स्प्रेड ऑन 7 प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया के अंदर, जो है आसाम के अंदर। तो ये 2005 में लॉन्च हुआ था। अब इसने करते करते 2600 के आसपास ये राइनोसोर्स इसने कर दिए, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर से 2640 कर दिए, 3000 इनका टारगेट है करने का। फिर ये मैप एंड किया, मैं आपको इसमें मैप में क्या बताने वाला हूँ, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, आपको लोखोवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा, देखो ये रहा काजीरंगा, ये रहा नेशनल पार्क। फिर ऊपर आता है दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, उसके बाद आता है होलेंगैरपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको ये याद रखने हैं नाम कहाँ का है, देखो मानस आपको औरंग से राजीव भी बोलते, मैंने बताया था।
फिर लोखोवा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काजीरंगा, ये कहाँ पे है, सारे कहाँ पे हैं, आसाम के अंदर है। लोकेशन इज लोकेटेड इंडिया, आसाम के अंदर है, इतने हेक्टेयर में बने हुए हैं सब चीज़ें, ठीक है ना। लीगल स्टेटस नेशनल पार्क 1974 में मिला था। किसकी बात चल रही है, काजीरंगा की बात चलेगी। काजीरंगा में 2400 के आसपास उसी के अंदर, तो काजीरंगा के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उसमें क्या है, स्टेट ऑफ आसाम में इतना एरिया कवर करता है। ब्रह्मपुत्र वैली के फुट प्लेन पे, देखो ये ब्रह्मपुत्र वैली ये जा रही ऊपर से बहती हुई आ रही है, इसके फुट आसपास ही बना हुआ है। लीगल स्टेटस कब मिला से, जैसे 1974 में दिया गया कि टाइगर रिजर्व के लिए सिंस 2000 से डिक्लेयर कर दिया, टाइगर रिजर्व भी से डिक्लेयर कर दिया 2007 में। जो टाइगर पॉपुलेशन मतलब ये सब चीज़ें इतने कोर एरियाज में डेवलप किए गए। देखो कोर एरिया होता है, फिर बफर एरिया होता है, फिर ट्रांजिशनल जोन होता है। तो आपको ये जाके पढ़ना है कि कोर एरिया में कौन सी परमिशन होती है। फिर इंटरनेशनल स्टेटस क्या है, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर चुका है 1985 में। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की वजह से। इंपॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड होती हैं यहाँ पे, बिग फोर, राइनोसोर्स, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो जो होती है। टाइगर सेंसिस 2018 में किया गया, एक 108 टाइगर है। तो सेंसिस किया गया, कितने साल में करते हैं, 4 साल में एक बार टाइगर सेंसिस किया जाता है। आपको कमेंट बताना है कितने साल में किया जाता है टाइगर सेंसिस। उसके बाद चीज़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर है, सबसे कम किस स्टेट के अंदर है, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया 8 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 231 इन उत्तराखंड, ये तो आ गया। नागरा होली नेशनल पार्क 127, बंदर आपका बंदीपुर नेशनल पार्क 1920 सॉरी 126 है, फिर 127 आपका नागरा होली है। इनकी आपको लोकेशन देखनी है, कहाँ पे है, लोकेशन देखनी है। दूसरी चीज़ स्टेट बतानी, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में, सबसे कम कौन सी स्टेट में। तो चौथे नंबर पे काजीरंगा आता है जिसके पास 104 है। सबसे ज़्यादा तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, रामनगर। और कौन कौन से मैं बता चुका हूँ, दिगरू शिकोहा है, मानस है, नामेरी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी और की ओरेंग नेशनल पार्क है, और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये सारे आसाम के अंदर है। दिहिंग पटकाई, दिगरू शिकोहा भी है, काजीरंगा और भी दिहिंग पटकाई इधर उधर है छोटे। तो आपको यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारे जब नए नोट्स एक्सट्रैक्ट किए थे। हम आते हैं अपने एडिटोरियल पे, तो यही सारी चीज़ इसमें बताई गई है। यूएस विड्रॉल कर सकता है अफगानिस्तान से, ठीक है ना। 20 एनिवर्सरी जब होगी 9/11 जो हमला हुआ था उसके ट्रेड सेंटर पे, जब उसकी एनिवर्सरी उसमें कर सकता है। उसने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं कि यूएस टॉक करेगा। इस्तांबुल टॉक्स होने वाली है 24 से 4 मई के बीच में होने वाली है, जिसमें कतर, यूनाइटेड नेशन, पीस कीपिंग मिशन की ज्वाइन करेंगे तालिबान, और इसमें कैसे रोल निभाएगा, क्या क्या चीज़ होंगी, तो जब भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद आते हैं WHO ने क्या बोला है। देखो ये पूरी न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ लेना। WHO ने क्या बोला है, जो एनिमल सोर्सेज है ना, ओवर 70% जो भी हम ये चाइना वाले खाते हैं ना, चिमगादड़ विमगादड़ खाते हैं, सांप वाप खाते हैं, ये जो खाते हैं, ये 70% जो इन्फेक्टेड डिसीज आती हैं वो इन्हीं सोर्स से आती हैं। जो वायरस आते हैं पूरे WHO ने स्टडी की, अब तो सब स्टडी करेंगे। तो जो इस खाने वाली चीज़ें 70% जो लोग इन चीज़ों को खाते हैं तो वायरस वहीं से निकलता है, तो ऐसा बोला है। फिर जॉनसन की वैक्सीन है जो मैं आपको बताई थी आने वाली है, वो यूएस ने पॉज कर दिया, उसे स्टॉप कर दिया लगाने से, क्योंकि यहाँ 50 केसेज ऐसे आए हैं जिनके ब्लड क्लॉटिंग हो गया, तो क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अभी बाइडेन जी मतलब कि क्या मिलेंगे, पुतिन जी से मिलेंगे। अब जो भी मिलेंगे बात होगी उनके बीच में, तो वो देखेंगे। इन्होंने कुछ बताया कि पुतिन को उन्होंने किलर बोला था, पे ऑफ द प्राइस भुगतना पड़ेगा। तो बात होगी बीच में, जो भी बात होगी। कब मिलेंगे मैं आपको बता दूँ। लेवल ऑफ मीटिंग इन द थर्ड कंट्री फ्यू मंथ में कुछ होगा। फिर आपको मैंने बताया था ना एवर ग्रीवर, जो एवर आप गिविनर है, GIVEN गिविन है इसका नाम है। जो शिप वो आपका रेड सी में मतलब कि उसमें स्विस कैनाल के अंदर फंसा था, तो नाम याद रखना, MV एवर गिविन करके नाम है, गिविन करके नाम है इसका। तो स्विस कैनाल में फंसा था। उनसे क्या मांग रहे हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं, जो शिप के मालिक हैं, जिस कंपनी का शिप था, उससे क्या बोल रहे हैं कि इजिप्ट का लॉस हो गया, कि वहाँ से इतने सारे निकलते जो टैक्स वैक्स लेता था इजिप्ट, तो बोल रहा है कि $900 मिलियन का आप कंपेंसेशन दो कैनाल अथॉरिटी को। इजिप्ट ऐसे बोल रहा है। अब देखते हैं जो देते हैं कि नहीं देते हैं। ओल्ड जितने भी आपके गोल्ड ज्वेलरी आते हैं उस पर हॉलमार्क आएगा। अब ऐसे नहीं कहीं से उठा के, हॉलमार्क निशान आएगा कि पहचान देगा प्योरिटी कितना है। 1 जून से लागू हो जाएगा। देता कौन है इस पर, BIS हॉलमार्क होता है, BIS हॉलमार्क होता है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होता है, ये मिनिस्ट्री होती है कंज्यूमर अफेयर, जो आपकी PDS वाली होती है, PDS जो चलाती है। तो आप देखो हॉलमार्क सोने पर लगा रहे हैं, चला वो PDS स्कीम भी रहे, कंज्यूमर अफेयर। तो ये क्या करेंगे, हॉलमार्क होगा 1 जून से, सब ज्वेलर्स पे हॉलमार्क कंपलसरी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ऑफ सप्लाई, लैम्बोर्गिनी की सेल बढ़ गई है भाई इंडिया में, ऐसा बोल रहे हैं। इटालियन कंपनी है लैम्बोर्गिनी, उनकी सेल बढ़ गई है इंडिया में।
पता नहीं कहाँ जाएंगे। यहाँ गरीबी बढ़ रही है, इंडिया में लैम्बोर्गिनी की सेल, तो वही है इनइक्वालिटी, सब इनइक्वालिटी है, पैसों वाले का पैसा आ रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो लैम्बोर्गिनी की सेल भी बढ़ रही है और साइमल्टेनियसली यहाँ भुखमरी भी बढ़ रही है, पॉवर्टी भी इंक्रीज हो रही है, माल न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक नाम याद रखना, बलवीर सिंह, ये अभी इनके एक्सपायर हो गए हैं, ये क्या थे इंडियन हॉकी टीम के, मतलब कि एशियन गेम में इन्होंने विनिंग करवाया था, सिल्वर मेडल दिलवाया था एशियन गेम में। तो ये बलवीर सिंह रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इंडियन हॉकी। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दुनिया जानती है। ये सारी चीज़ें। फिर मैं आपको एक नाम बताता हूँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो होने वाले हैं उसकी मसाल लेके भाग रहे हैं। वो कई देश तक घूमती है ना मसाल, तो पूरे देश में घुमाएंगे टोक्यो ओलंपिक, जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है। फिर ये नाम याद रखना, संजय संजय प्रकाश जो नाम है, ये स्विमर है, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए और इन्होंने कुछ मेडल वेडल जीतनी है, ओलंपिक से तो बाहर हो गया। तो बस आपको याद थोड़ा रख देखने लेना चाहिए, नाम वाम पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि आप स्टेट सर्विस का एग्जाम देते हो उसमें ये चीज़ें पूछ लेते हैं जो करंट में रहे। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।